अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 566 से 570। नमस्कार। आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 566 लगातार 5 विजय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 566 लगातार 5 विजय। ड्यूक छोंग, जो पूर्वी विंग के मध्य में बैठा था, अचानक खड़ा हो गया और उसका चेहरा आश्चर्य से अत्यधिक विकृत हो गया था। ड्यूक युआन क्यू की अपनी निश्चित कला को सक्रिय करने में झिझक की कमी के संबंध में उन्होंने वास्तव में चुपचाप इसे मंजूरी दे दी। ड्यूक छोंग पैलेस के युवा मास्टर के रूप में, यदि ड्यूक युआन क्यू हार गए थे तो ये पूरे ड्यूक छोंग पैलेस की हार का भी प्रतीक था। यद्यपि युनचे को पूरी तरह से कुचलने के लिए निश्चित रक्त रेखा कला का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप 3 महीने तक कमजोर होने का दुष्प्रभाव गंभीर था, यह हार में गिरने के परिणाम से कम बेहतर था। फिर भी ड्यूक युआन क्यू, जिसने अपनी गहन शक्ति को उन्मत्त बना दिया था, युनचे को अपने पैरों के नीचे कुचल नहीं सका और इससे ड्यूक छोंग पहले से ही असहज महसूस करने लगा। इस समय युनचे की आभा अचानक विस्फोटक रूप से फैल गई और इसने उसे इस हद तक चौंका दिया कि उसने मौके पर ही लगभग खून की उल्टी कर दी थी। शक्ति की यह आभा जो विस्फोटक रूप से उठी और ड्यूक युआन क्यू पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उग्र ड्यूक अचानक सुस्त हो गया और यहाँ तक कि उसके द्वारा उत्सर्जित भाले की आभा भी नर्म हो गई। ड्यूक युआन क्यू के चौतरफा हमले का सामना करते हुए युनचे अब रक्षात्मक नहीं रहा। इसके बजाय वह अचानक हमले का सामना करने के लिए आगे की ओर दौड़ा और उसने एक भयंकर फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। टकराना। युनचे की ओर से आए प्रहार की ताकत उसके पिछले प्रहार की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारपूर्ण थी। ड्यूक युआन क्यू के दोहरे भालों द्वारा उठाया गया गहन ऊर्जा तूफान 1000 फुट की लहर की तरह 10,000 फुट की सुनामी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक पल में इसे दबा दिया गया और निगल लिया गया। एक अतुलनीय अत्याचारी और विशाल हमला उसके शरीर पर जारी रहने से पहले उसके दोनों भालों में घुस गया। हवा में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उसकी दोनों भुजाओं की सारी संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो गईं। उसका पूरा शरीर तूफान में लहराते हुए एक पत्ते की तरह था, जो काफी दूरी तक उड़ता रहा जब तक कि वह हिंसक रूप से डेमन इंपीरियल हॉल की छत से नहीं टकराया। उसके शरीर के फर्श से टकराने से पहले डेमन इंपीरियल हॉल बहुत हिल गया, जिससे महान हॉल एक बार फिर हिल गया। हालांकि चूंकि वह हवा में ऊंचा मारा गया था, इसलिए उसे क्षैतिज रूप से उड़ते हुए नहीं भेजा गया। जब उसका शरीर स्थिर हो गया तो उसने अखाड़े की सीमा नहीं छोड़ी। ड्यूक युआन क्यू अतुलनीय रूप से दयनीय लग रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने दोनों भालों के साथ खुद को खड़ा किया और टूटे हुए पत्थरों के बीच खुद को सीधा खींच लिया। उसके शरीर की सारी ऊर्जा और खून पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और दोनों भालों को पकड़ने वाले हाथ फट गए और खून से लथपथ हो गए। उनकी मजबूत सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा की सुरक्षा के कारण इस स्लैश ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनके पहले से ही डगमगाते विश्वास को भारी झटका लगा था। पर जटरी की स्थिति में युनचे को ऊर्जा की अत्यधिक खपत और अपने शरीर पर बोझ उठाना पड़ता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आधा सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता था। जैसे ही ड्यूक युआन क्यू खड़ा हुआ, वह तेजी से अंदर आया और अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। ड्यूक युआन क्यू के शरीर की सभी नसें या तो सूजी हुई थी या फटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अचानक एक पागल अशुभ चमक चमक उठी। उसके शरीर पर मौजूद हर एक ड्रैगन स्केल बहुत सूज गया और खून के भयानक फूल हवा में उड़ गए। ये ड्यूक आपकी जान चाहता है। ड्यूक युआन क्यू की दोनों आंखें लाल हो गई थी और उनके कुछ दांत टूट गए थे। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और धीमी दर्द भरी दहाड़ के साथ उसने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा अपने भाले में डाल दी। उसके पीछे ड्रैगन का छायाचित्र टूट गया और उसके भाले के शरीर पर 2 भयंकर ड्रैगन की छवि दिखाई दी। उनमें से एक चांदी का है जबकि दूसरा काला है। ये ड्यूक छोंग पैलेस दानव ड्रैगन दुनिया का वध करने की अंतिम चाल है। चियर, सावधान रहो, युन क्विंगहोंग तेजी से चिल्लाया। ड्यूक छोंग पैलेस की अंतिम फिनिशर चालों में से एक के रूप में डेमन ड्रैगन स्लॉटिंग द वर्ल्ड को प्रदर्शन करना ड्यूक युआन क्यू के लिए सामान्य रूप से अविश्वसनीय रूप से कठिन था। जब वह ऐसी स्थिति में था तो उसने जबरदस्ती यह कदम उठाया। कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि उसे किस तरह का बोझ सहना पड़ा होगा, लेकिन इस समय ड्यूक युआन क्यू की आत्मा पतन के कगार पर थी, तो वह अब भी परिणामों की परवाह क्यों करेगा। इस कदम के बाद अगर कुछ हुआ गलत, इस बात की भी संभावना थी कि उसकी गहरी नसें बुरी तरह घायल हो जाएंगी, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत के साथ भी यह अभी भी अतुलनीय रूप से भयानक था। युनचे, जाओ और मर जाओ, दानव ड्रैगन विश्व का वध कर रहा है। चांदी और काले दोनों भयंकर ड्रैगन उसके भालों से उड़ गए और वे आपस में जुड़ते और हवा में छेद करते हुए भयंकर रूप से बाहर निकल गए।
इससे पहले कि दोनों ड्रैगन युन चे के करीब आते, वह पहले ही हमले के प्रभाव से नीचे गिर गया था। उसके कपड़े तेजी से फट गए थे और वह मुश्किल से अपनी आंखें भी खोल सका था। ये वास्तव में एक मजबूत कदम था, लेकिन इस व्यक्ति ने ये ताकत लंबे समय तक भारी बोझ सहने के बाद ही जारी की थी और उसकी गहन ऊर्जा लगभग खाली हो गई थी। क्या वह जीने से थक गया था? सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन इविल गॉड बैरियर एक पल के लिए प्रकट हुआ और दो भयंकर ड्रैगन यूचे के बैरियर द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गए। विनाशकारी शक्ति हिंसक रूप से बढ़ी और फूट पड़ी और प्रभाव से इविल गॉड बैरियर टूट गया। एक काटने की आवाज यूचे के कानों में भर गई और 3 सांसों के बाद इविल गॉड बैरियर आखिरकार टूट गया, लेकिन दुनिया को मारने वाले दानव ड्रैगन की 90% शक्ति भी कम हो गई थी। हालांकि बची हुई ऊर्जा के कारण युनचे 10 मीटर तक उड़ गया, लेकिन उसे केवल कुछ हल्की चोटें ही आई थी। आह, मैं अंततः इसे समाप्त कर सकता हूँ। युनचे ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आकृति धुंधली हो गई क्योंकि वह चारों ओर उड़ रही रेत में घुस गया था और उसने अपनी तलवार पूरी तरह से स्तब्ध ड्यूक युआन क्यू पर दे मारी। शरीर ड्यूक युआन क्यू ने पहले ही उसे एक झटके में अपनी सारी बची हुई ऊर्जा दांव पर लगा दी थी और उसके शरीर की रक्षा के लिए गहरी ऊर्जा का एक कण भी नहीं बचा था। युनचे की तलवार की शक्ति के मात्र 2/10वें हिस्से के कारण उसका शरीर सड़े हुए मांस की बोरी की तरह हवा में उड़ गया। टकराना ड्यूक युआन क्यू का शरीर फर्श पर जोर से टकराया और उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। हालांकि युनचे को जो चोटें लगी थी, वे सभी आंतरिक चोटें थीं, जिनमें या तो मांसपेशियां टूट गईं या हड्डी टूट गई। उस पर खून का दाग उसके शरीर के भारी बोझ को झेलने में असमर्थ होने और फटने के कारण था। ड्यूक युआन क्यू के सिर, शरीर और हाथों के पिछले हिस्से से भारी मात्रा में ताजा खून बह गया। वह जमीन पर स्थिर लेटा हुआ था और उसकी नजर बड़े हॉल की धुंधली छत पर थी। वे नीरस और बेजान थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बेहद क्षणभंगुर स्वप्नलोक में था। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली और उसके होश उड़ गए। उसका सिर पीछे की ओर लुढ़क गया और वह पूरी तरह बेहोश होकर मर गया। ड्यूक युआन क्यू हार गया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था और किसी को पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। खून से लथपथ और बेहोश ड्यूक युआन क्यू को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर ड्यूक चोंग पैलेस ने भी काफी देर तक कोई कदम नहीं उठाया। वे सभी अवाक रह गए थे। बिग ब्रदर, बहुत अविश्वसनीय है। बिग ब्रदर, आप बहुत अद्भुत हैं। बड़े हॉल में एक जोरदार, भावुक चीख गूंज उठी। जियो यून पहले से ही उत्साह से नृत्य कर रहा था और जब तक उसकी आवाज बंद नहीं हुई तब तक वह बेतहाशा जयकार कर रहा था। जियो यू की जय जयकार उस चिंगारी की तरह थी जिसने पाउडर केक को प्रज्वलित कर दिया और पूरा दानव सम्राट हॉल ध्वनि में विस्फोट हो गया। यूचे फिर से जीत गया। यूचे वास्तव में फिर से जीत गया। मेरे स्वर्ग, ये तो बस। ड्यूक युआन क्यू ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी सभी फिनिशर चालें प्रदर्शित की। उन्होंने वर्जित कला का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं किया। यहाँ तक कि यूचे ने 4 मैच लड़े थे और उनके सभी 4 प्रतिद्वंद्वी ऐसे व्यक्ति थे जो शिखर पर खड़े थे, जिनके नाम ने पूरे भ्रामक दानव क्षेत्र को हिला दिया था। फिर भी यूचे ने हर लड़ाई जीती थी। वह बस एक राक्षस है। उद्धरण चिन्ह, मैंने व्यक्तिगत रूप से आज एक सर्वोच्च प्रतिभा के गौरवशाली आरोहण को देखा है। मेरे लिए डेमन इंपीरियल सिटी में आने और अपनी आंखों से एक ऐसी प्रतिभा को देखने के लिए जो पौराणिक कथाओं से निकली हुई लगती है, ये प्रतियोगिता मुझे अपने शेष जीवन के लिए संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अपने पिछले मुकाबलों के बाद यूचे का नाम निश्चित रूप से आसमान को हिला देगा, लेकिन इस मैच के बाद उसने खुद को हमारे इल्यूस्ट्री डेमन दायरे के इतिहास में दर्ज होने के योग्य बना लिया है। केवल स्काई प्रोफाउंड दायरे में अपनी ताकत से 5 मध्य चरण के अधिपतियों को हराना इल्यूस्ट्री डेमन दायरे के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है और संभावना है कि ऐसा कारनामा उसके बाद फिर कभी नहीं देखा जाएगा। अच्छा, यूकिंगहोंग और म्यू योरू ने अपने हाथ एक साथ जोड़ लिए और वे इतने प्रभावित हुए कि वे मुश्किल से बोल पा रहे थे। उपस्थित सभी युवा शिष्य स्तब्ध रह गए। उनमें से सभी अपने साथियों के बीच शिखर पर थे और आमतौर पर वे अतुलनीय रूप से गर्व और अहंकारी थे। उस भयंकर युद्ध को देखने के बाद यूचे की बेहद भयानक ताकत ने उनमें से हर एक को भयभीत कर दिया था, यहाँ तक कि इस हद तक कि उनका साहस पूरी तरह से तार-तार हो गया था। एक समान उम्र के व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई ऐसी ताकत के सामने उन्हें लगा कि उनकी शक्ति उस स्तर की भी नहीं है जहां इसे अपमानजनक दिखावे के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। जब सू झिझान हार गया था, तब भी पूर्वी विंग में पूरे 6 प्रतियोगी थे, जबकि पश्चिमी विंग में केवल एक ही बचा था। इसके अलावा पूर्वी विंग में बचे सबसे मजबूत प्रतियोगियों में हुई ये, युआन क्यू और हुई रैन शामिल थे और उनमें से कोई भी सू झिझान को पूरी तरह से हरा सकता था।
दूसरी ओर पश्चिमी विंग के अंतिम लड़ाके युनचे के पास बहुत अधिक ताकत थी, जो इतनी कमजोर थी कि सभी ने उसकी उपेक्षा की। पश्चिमी विंग में बैठे सभी लोगों ने सोचा कि यह मैच ठीक उसी तरह समाप्त होगा जैसा उन्होंने मूल रूप से भविष्यवाणी की थी, या तो यह एक ऐसी हार के रूप में समाप्त होगी जो अनुमान से भी अधिक दयनीय और अपमानजनक थी। लेकिन उनमें से किसी ने भी यह भविष्यवाणी नहीं की होगी कि युनचे वास्तव में जियो फेंगयू, जियो डोंगलाय और चियांग यानवू को हरा देगा। ये सोचने के लिए कि वह उस व्यक्ति को हरा देगा जो भ्रामक दानव 7 वंशजों में तीसरे स्थान पर था, जिसके पास दानव सम्राट की रक्तरेखा और सबसे मजबूत गहन कला ड्यूक हुई ये दोनों थी, और इल्यूसरी डेमन 7 स्कियंस के एक और सदस्य दूसरे स्थान के ड्यूक युआन क्यू को हराने के लिए, जिन्होंने निश्चित गहन कौशल का उपयोग करने में भी संकोच नहीं किया था। लगातार 5 जीत उनके एक मैच ने देखने वाले सभी लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। ये लगातार 5 जीतों का सिलसिला था जिसने सभी तर्कों को पूरी तरह से उलट दिया था। ये 5 मैचों की एक श्रृंखला थी जो पूरे इल्यूसरी डेमन क्षेत्र में भारी हंगामा मचा देगी। जीत की ऐसी श्रृंखला के अलावा दोनों पक्षों में हुई पिछली सभी हारें बेहद महत्वहीन हो गई थी और पिछली सभी जीतें उल्लेख करने लायक नहीं थी। मैचों की यह श्रृंखला एक प्रतियोगिता की तरह लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये 2 बड़े गुटों के बीच एक गुप्त जुआ था जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। ये वफादारी और महत्वाकांक्षा के बीच का संघर्ष था, लेकिन इस सब पर युनचे का प्रभाव पड़ा, जो एकमात्र नायक बन गया था क्योंकि उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया और उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। जब पश्चिम विंग में बैठे लोगों ने अब युनचे की ओर देखा, तो हर एक नजर एक उज्जवल वैभव से भर गई जो पहले मौजूद नहीं थी। युन परिवार के एकत्रित बुजुर्ग इतनी भावना से भर गए कि या तो वे निःशब्द हो गए या सुसंगत वाक्य नहीं बना सके। पालक पुत्र के मामले के बारे में जिसे युन क्विंगहोंग ने लिया था, मूल रूप से सभी को लगा कि यह अनुचित था और उन्होंने उसका तिरस्कार भी किया क्योंकि उसकी गहरी ताकत बहुत कम थी। केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि युन परिवार ने वास्तव में एक बहुत बड़ा खजाना उठाया था। बेहोश ड्यूक युआन क्यू को ड्यूक छोंग पैलेस के लोगों द्वारा मैदान से बाहर ले जाया गया क्योंकि वे तेजी से उसे डेमन इंपीरियल हॉल से बाहर ले आए। यदि उसे जल्द ही चिकित्सा सहायता नहीं मिलती तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह तब से अपंग हो जाता। ड्यूक छोंग उनके साथ नहीं गए, लेकिन उनके और ड्यूक हुआई के चेहरे के भाव गंभीर और बदसूरत हो गए थे। युनचे के प्रत्येक 5 मैचों में मैच समाप्त होने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना कम आंका था। युनचे यह मैच कोई अपवाद नहीं था। युनचे के तीसरे मैच के समापन के बाद से ड्यूक हुआई उसे मारना चाहता था, लेकिन अभी उसने कभी भी इतनी तीव्र इच्छा महसूस नहीं की थी कि कोई तुरंत पृथ्वी के चेहरे से गायब हो जाए। युनचे द्वारा उसे कई बार झटका लगा था और हर झटके के साथ खतरे की एक अतुलनीय मोटी और भारी आभा आती थी। उसे युनचे की असली उत्पत्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। केवल एक चीज जो वह जानता था वह ये थी कि युनचे केवल 22 साल का था। 22 साल का क्या था? वह पुत्र जिससे वह सबसे अधिक प्रसन्न था, हुई रेन, सार्वजनिक रूप से मायावी दानव क्षेत्र में भविष्य के नंबर 1 को स्वीकार किया गया। जब वह 22 साल का था तो निश्चित रूप से उसके पास ऐसी ताकत नहीं थी। यदि वह परिपक्व होता रहा तो जल्द ही वह हुई रैन से भी आगे निकल जाएगा। यदि उसे भविष्य में पूरी तरह से विकसित होने की अनुमति दी गई तो वह पूरी तरह से उससे आगे निकल जाएगा। इस क्षमता का कोई व्यक्ति युन परिवार का पालक बच्चा भी था। कोई है जो अपने दुश्मनों के पक्ष में खड़ा था। ड्यूक छोंग और ड्यूक हुआई ने एक दूसरे पर नजरें डाली और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में अत्यधिक तीव्र हत्या के इरादे को देखने में सक्षम थे। अखाड़े के बीच में युनचे ने अपनी भारी तलवार से खुद को सहारा दिया और वह धीरे से घुटनों के बल झुककर पथरीली जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर हल्के से कांप रहा था और वह लगातार सांस लेने में हौंफ रहा था। प्रत्येक सांस की ध्वनि अत्यंत कर्कश और भारी थी। उनकी पिछली 4 लड़ाइयों और विशेष रूप से हुई ये के साथ हुई लड़ाई में उनकी ऊर्जा की बड़ी मात्रा खर्च हो गई थी। इसके अलावा उसने युआन क्यू के 700 से अधिक राउंड तक तलवारें चलाई थी और अंत में उसने पुर्गेटरी का द्वार खोल दिया था। जब उन्होंने पुर्गेटरी को सक्रिय किया था तब उन्होंने सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को भी सक्रिय कर दिया था, इसलिए उनकी ऊर्जा खपत अतुलनीय रूप से बहुत अधिक थी। अब जब उसने आराम कर लिया था तो उसे अपने पूरे शरीर पर पहाड़ जैसा भारी दबाव महसूस हो रहा था। उनके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी बेहद मुश्किल काम था। आह बड़े भाई, युनचे को जमीन पर घुटने टेकते देखने के बाद यू जियाओ का दिल कड़ा हो गया और उसने जल्दी से कहा, पिताजी जल्दी करो और बिग ब्रदर को मंच छोड़ने के लिए कहो। बिग ब्रदर पहले ही लगातार 5 लड़ाइयां लड़ चुका है और उसके लिए लड़ना जारी रखना संभव नहीं है। इसके अलावा दूसरी तरफ केवल सबसे भयानक हुई रैन बचा है। हुई रैन
इल्यूसरी डेमन सेवंस्कियंस का प्रमुख, तानाशाह गहन क्षेत्र का 8वां स्तर। वह एक ऐसा अस्तित्व था जो पूरी तरह से बाकी युवा पीढ़ी से आगे निकल गया, और वह निर्विवाद रूप से नंबर 1 था, जिसे दानव इंपीरियल सिटी में रहने वाले लोगों द्वारा अश्लील रूप से मजबूत के रूप में वर्णित किया गया था। भले ही उसे हुई और युआन क्यू को शीर्ष 3 रैंकों में एक साथ रखा गया था, लेकिन उसकी क्षमता थोड़ी सी भी हुई और युआन क्यू से अधिक नहीं थी। इसके बजाय यह उनसे इस हद तक आगे निकल गया था कि अगर आप हुई और युआन क्यू की ताकत को एक साथ जोड़ दें, तब भी यह हुई रैन की ताकत से बहुत पीछे होगी। भले ही यूचे ने अपनी लगातार 5 जीतों में जो ताकत दिखाई थी, उसने इसे देखने वाले सभी लोगों को चौंका दिया था, लेकिन जो लोग हुई रैन की वास्तविक क्षमता को जानते थे, वे निश्चित रूप से यह नहीं सोचेंगे कि यूचे हुई रैन का मुकाबला था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि युनचे, जो पहले ही लगातार 5 लड़ाइयां लड़ चुका था, उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी। कुलपति, जल्दी से उसे मंच से बाहर जाने के लिए मनाओ। यू परिवार के बड़े बुजुर्ग यू वेटियन ने उत्सुकता से कहा। अगर ड्यूक हुआई के स्वभाव को देखते हुए हुई रैन मंच पर आती है, तो वह निश्चित रूप से यूचे को करारा झटका देने के लिए हुई रैन को बुला लेगी। कुलपति, मुझे सहमत होना होगा। यूचे के लिए इतना कुछ हासिल कर पाना हमारे यू परिवार के लिए पहले से ही एक बड़ी जीत है। फिलहाल ये स्पष्ट है कि उनकी ताकत खत्म हो रही है और उन्हें तुरंत मंच छोड़ने की जरूरत है, यदि नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हुई रैन की ताकत को देखते हुए, अगर वह वर्तमान यूचे को मारना चाहता था, तो उसे केवल एक सांस की जगह की आवश्यकता होगी। उस समय अगर हम हस्तक्षेप करके उसकी जान बचाने की कोशिश भी करते, तब तक बहुत देर हो चुकी होती, दूसरे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। यूचे ने जो ताकत दिखाई थी और यून परिवार के पालक बच्चे के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि यूचे का भाग्य एक बड़ा मामला था जो संभवतः पूरे यून परिवार के भविष्य को चिंतित करेगा। जब यूचे की सुरक्षा की बात आई तो यून किंगहोंग स्वाभाविक रूप से किसी अन्य की तुलना में अधिक चिंतित था। उन्होंने तेजी से यूचे को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। चियर, पिता को आपका प्रतिनिधित्व करने दें और इस प्रतियोगिता के अंतिम मैच को त्याग दें। यदि वह व्यक्तिगत रूप से हुई रैन के साथ मैच को त्यागने के लिए आगे आया, तो ये स्वाभाविक रूप से यूचे की गरिमा की सबसे बड़ी डिग्री की रक्षा करेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना ध्वनि प्रसारण समाप्त किया, उसने यूचे को अपनी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाते हुए देखा, और उसके बाद यूचे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था और उसके चेहरे पर लाल रंग की लाली थी, लेकिन उसकी आंखें लोहे की तरह दृढ़ थीं। यून क्विंगहोंग के दिल पर ऐसा लगा जैसे उस पर बहुत बड़ा आघात हुआ हो। वह न तो खड़ा हुआ, न ही उसने कोई आवाज की। भले ही सभी बुजुर्ग उसे तत्काल सलाह देने के लिए आगे बढ़े, और भले ही पश्चिमी विंग में बैठे सभी पितृसत्ताओं और ड्यूकों ने उसे विनती करने के लिए लगातार अपनी अभिव्यक्ति और ध्वनि प्रसारण का इस्तेमाल किया, वह अविचल रहा। पति म्यूयोरू ने यू किंगहोंग की बाह पकड़ ली, और उसके हाथ की हथेली बेहद ठंडी थी। इसके बजाय यून किंगहोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे और सौम्य लेकिन दृढ़ स्वर में उससे फुसफुसाया, योरू, ये चियर का अपना दृढ़ संकल्प है। हमें उसकी ओर से मनमाने ढंग से निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा मत करो, चिंता करें, वह हमारा बेटा है, और अगर मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, तो भी मैं उसे किसी भी दुष्ट योजना में नहीं फंसने दूंगी। लेकिन जैसे ही वह बोल रहा था, उसका दूसरा हाथ पहले ही मौत की चपेट में आ चुका था, और भयावह रूप से घने बिजली का एक छोटा सा समूह चुपचाप उसके हाथ की हथेली में इकट्ठा हो रहा था। अगर हुई रैन ने वास्तव में यूचे और यूचे की हत्या करने का प्रयास किया था, खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं, भले ही वह अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खो दे, वह हुई रैन को मारने में संकोच नहीं करेगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 567 मूल जीत। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 567 मूल जीत। न केवल ये पश्चिमी विंग था जहां यू परिवार स्थित था, पूरा हॉल यूचे को तुरंत प्रतियोगिता छोड़ने के लिए चिल्लाने वाले लोगों की आवाज से भर गया था। पूरी दुनिया जानती थी कि हुई रैन कितना भयानक था। न केवल उसका कौशल असामान्य रूप से उच्च था, बल्कि वह अत्यंत क्रूर और हिंसक भी था। अतीत में उसका सामना करने वाले लोग या तो मारे गए या अपंग हो गए, यहाँ तक कि गंभीर चोट से भी छुटकारा पाना आसान माना जाता था। कोई भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को हुई रैन के हाथों अपंग होते हुए देखने को तैयार नहीं होगा। जो लोग ड्यूक हुआई की महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानते थे, उन्हें पूरा यकीन था कि अगर हुई रैन लड़े, तो वह निश्चित रूप से यूचे को मैदान में ही मार डालेंगे। अब जबकि यूचे ने लगभग अपनी सारी गहरी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, वह आधे घुटने टेक रहा था मैदान। उसके लिए संघर्ष का कोई साधन जुटा पाना भी असंभव होगा। ड्यूक हुआई का पहले जैसा रवैया था, मानो वह हर चीज पर नियंत्रण रखता हो,
और उसकी हल्की मुस्कान पहले ही गायब हो चुकी थी। चूंकि युनचे ने तीसरा राउंड जीता था, उनकी अभिव्यक्ति असहज दिखने लगी थी, और अब ये और भी बदतर थी। उन्होंने पूर्वी विंग और पश्चिमी विंग के बीच प्रतिस्पर्धा का सुझाव देने का कारण यू परिवार को गार्जियन परिवारों की लाइनअप से पूरी तरह से निष्कासित करना था, और साथ ही उन ताकतों की गति और गरिमा पर कदम रखना था जो लिटिल डेमन के प्रति वफादार थे। महारानी सू चिझान के हारने के बाद वह मन ही मन जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने योजना बनाई थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को चारों खाने चित करने के इस परिदृश्य ने पहले ही उसे राक्षस मायावी सम्राट बनने की कल्पना करा दी थी, लेकिन अब वह और नहीं हंस सकता था। दूसरे पक्ष पर अत्याचार करने और उस पर हावी होने का आनंद लेने के उनके परिदृश्य को यूचे ने एक पल में अकेले ही कुचल दिया था। उनके ड्यूक हुआई पैलेस के युवा ड्यूक और ड्यूक चोंग पैलेस के युवा ड्यूक ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपने सभी तुरुप के पत्ते खेले। हालांकि न केवल वे युनचे को मारने में असमर्थ थे जैसा कि वे चाहते थे, वे सभी बुरी तरह हार गए और युचे द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि हुई रैंक के साथ होने पर भी उनका पूर्वी विंग अंत में जीत जाएगा। अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से ध्वस्त करने का उनका लक्ष्य पूरी तरह से विफल हो गया था। इसके बजाय उन्होंने दूसरे पक्ष की गति बढ़ा दी और उन्होंने युन परिवार की गति भी बढ़ा दी। ड्यूक हुआई, जिनके पास हमेशा सब कुछ नियंत्रण में था, इस बार पूरी तरह से विफल रहे और उन्हें पछतावा भी हुआ। यदि उन्हें एक और मौका मिलता तो वे इस प्रतियोगिता को कतई नहीं भड़काते। जब पूरा दर्शक यूचे से आखिरी राउंड छोड़ने के लिए चिल्ला रहा था, ड्यूक हुआई ने चुपके से अपने दांत पीस लिए। अगर उन्होंने आज अखाड़े में यूचे को गलती से नहीं मारा, जहां ये पूरी तरह से उचित होगा, तो यूचे को यू परिवार के साथ खड़ा होने और लिटिल डेमन महारानी के सबसे ठोस होने के साथ मारना और भी कठिन होगा। सुरक्षा का लाओ। तब तक ये यूचे, जिसकी प्रतिभा और क्षमता ने खुद ड्यूक हुआई को भी भयभीत कर दिया था, निश्चित रूप से उसके दिल में एक जहरीला कांटा बन जाएगा। वह उस दिन के अस्तित्व के दौरान न तो खा सकेगा, न सो सकेगा, न ही शांत रह सकेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभी दर्शक कितना चिल्लाते रहे, यूचे के आत्मसमर्पण करने का कोई संकेत नहीं था। कुछ देर तक जोर जोर से हौंफने के बाद उसने उसे पकड़ ली अपनी तलवार की मूठ पर और धीरे से खड़ा हो गया। उसने पूर्वी विंग की ओर देखा और बिना हड़बड़ी के कहा, क्या अभी भी कोई और व्यक्ति नहीं है? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या आप लोगों के पास बाहर भेजे जाने योग्य लोग खत्म हो गए हैं? एक बार जब यूचे के शब्द बोले गए तो पश्चिमी विंग में हर कोई हैरान रह गया। यहाँ तक कि सू जियांगनान को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यूचे, तुमने बहुत संघर्ष कर लिया है, आखिरी राउंड में मत जाओ। स्वर्ग के नीचे की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा सीधे यू किंगहोंग पर चिल्लाई, किंगहोंग, आपने उस लड़के को वहाँ से नीचे क्यों नहीं निकाला? हालांकि यू किंगहोंग ने बात नहीं की। लिटिल डेमन एम्प्रेस की अर्धचंद्राकार भौहें थोड़ी तिरछी हो गईं। फिर उसने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, यूचे, दूसरी तरफ के आखिरी व्यक्ति का कौशल जो अभी तक बाहर नहीं आया है, वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। आप पहले ही लगातार 5 राउंड लड़ चुके हैं, आपकी अधिकांश गहन ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और आगे बढ़ने के लिए आपके पास लगभग कोई ताकत नहीं है। क्या आप वाकई आखिरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? युनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, भले ही मेरी ताकत बहुत कम हो गई हो, लेकिन मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। और चूंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, निस्संदेह मैं लड़ता रहूंगा। मैं, यूचे, इस जीवन में पहले भी हार चुका हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं किया है। लिटिल डेमन एम्प्रेस की अर्धचंद्राकार भौहें कसकर बंद हो गईं और उसकी आंखों में गहराई से चेतावनी का संकेत दिखा। आपको लगता है कि आपकी दृढ़ता नेक है? हम्फ, एक सच्चा आदमी जानता है कि कब विरोध करना है और कब झुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। केवल उतावली दृढ़ता पर निर्भर रहने का कोई मूल्य नहीं है। अधिकांश समय ये केवल मृत्यु की मूर्खतापूर्ण इच्छा का कार्य होता है। लिटिल डेमन एम्प्रेस के शब्दों में अनुस्मारक काफी स्पष्ट थे, लेकिन यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं, यूचे, ने कभी भी अपने आप को एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में नहीं सोचा है। छोटी दानव महारानी, आप कौन होती है ये कहने वाली कि मैं निश्चित रूप से अपना आखिरी राउंड हार जाऊंगा? यहाँ तक कि छोटी दानव महारानी का सामना करने के बाद भी युनचे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। लिटिल डेमन महारानी ने कुछ और कहना बंद कर दिया, चुपचाप युन किंगहोंग की ओर देखा और धीरे से कहा, यदि आप जोर देते हैं तो आगे बढ़ें। ड्यूक हुआई, जिसका दिल मूल रूप से नफरत और झुंझलाहट से भरा था, को राहत मिली। उसने यूचे को बुरी नजर से देखा और चुपचाप हंसना शुरू कर दिया। इस लड़के की प्रतिभाएं और क्षमताएं वास्तव में चौंकाने वाली हैं, लेकिन आखिरकार वह युवा और लापरवाह है। जब कोई रास्ता निकलता है तो वह हार नहीं मानता।
और जानबूझकर मौत को दावत देता है। यू चे आखिरकार डेमन इंपीरियल सिटी के बाहर से है। ये बहुत संभव है कि वह इस बात से अनभिज्ञ हो कि हुई रैन की ताकत कितनी डरावनी थी, इसलिए उसने एक आखिरी प्रयास करने के लिए अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करने का सपना देखा। ये सोचकर ड्यूक हुआई की भौहें फिर से हिल गईं। यू क्विंगहोंग आगे क्यों नहीं आए और जबरदस्ती यूचे को लड़ाई से क्यों नहीं खींच लिया? क्या ये संभव था कि यूचे के पास अभी भी तुरुप का इक्का है? ड्यूक हुआई ने अपनी भौहें बंद कर ली और गहराई से सोचा। यूचे ने इन 5 मैचों में जो समग्र ताकत दिखाई थी, उसकी सांस लेने में बदलाव से लेकर उसकी थकावट की स्थिति तक, जिसके लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव था, उसने काफी देर तक सोचा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सोच सका। यूचे के लिए हुई रैन को हराने की संभावना। जब तक वे दोनों लड़ रहे थे, आकाश से अचानक एक भयंकर बिजली नहीं गिरी और हुई रैन की मौत हो गई। इस समय उसने अचानक यू क्विंगहोंग की कसकर पकड़ी हुई बाईं मुट्ठी पर ध्यान दिया। भले ही यून क्विंगहोंग ने अपनी गहन ऊर्जा को अपनी हथेलियों में कसकर सील कर लिया था, ड्यूक हुआई ने अपने दिमाग को एकजुट करते हुए स्काउट किया, फिर भी वह बिजली की गहन ऊर्जा के अत्यधिक उच्च घनत्व को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। इसने इसे समझाया। ये यूचे बहुत घमंडी और अभिमानी था। यू क्विंगहोंग को डर था कि अगर उसने जबरदस्ती उसे प्रतियोगिता से बाहर निकाला, तो इससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी और वह उससे नाराज हो जाएगा, इसलिए वह तुरंत कार्रवाई करना चाहता था और यूचे को बचाना चाहता था। हुई रैन के खिलाफ लड़ाई खतरे में है। ड्यूक हुआई तुरंत ठंडे स्वर में हंसने लगे। चूंकि वह यून क्विंगहोंग के कार्यों के बारे में जानता था, उसे पूरा विश्वास था कि यूचे को बचाने से पहले वह उसे रोकने में सक्षम होगा। वह उसे प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता लेने से रोकेगा और उसे रोकना पूरी तरह से उचित होगा। रनर, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। ड्यूक हुई ने गहरी आवाज में ड्यूक हुई रैन को लगातार 3 बार उसे मार डालो ध्वनि प्रसारण भेजकर दिखाया कि यह कितना मजबूत था उसका जानलेवा इरादा था। ड्यूक हुई रैन के पिता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से हुई रैन के स्वभाव के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानते थे। वह स्वाभाविक रूप से क्रूर और क्रूर थे। उन्हें सबसे बड़ी खुशी अपने प्रतिद्वंद्वी को यातना देने से मिलती थी, लेकिन साथ ही वह बेहद घमंडी भी थे। उन्होंने कभी भी किसी को गंभीरता से नहीं लिया और इस व्यक्तित्व के कारण जब उन्होंने यूचे का सामना किया, तो ये बहुत संभव था कि वह अहंकारपूर्वक उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए समय देते थे और किसी थके हुए व्यक्ति के खिलाफ लड़ने से घृणा करते थे। इसलिए उन्होंने 3 बार उसे मार डालो कहकर उसे याद दिलाया। जब हुई रैन को ड्यूक हुआई का ध्वनि प्रसारण मिला तो उसकी पलकें झपक गईं। उसने अपनी नाक के बीच हल्के से ठहाका लगाया और धीरे से उठ खड़ा हुआ। कदम दर कदम वह बिना किसी हड़बड़ी के अखाड़े की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया और ध्यान का केंद्र बन गया। उन्होंने कोई गहन ऊर्जा आभा नहीं छोड़ी, लेकिन जो लोग उन्हें देख रहे थे उन्हें स्पष्ट रूप से अत्यधिक भारी दबाव महसूस हुआ। पश्चिमी विंग के लोग, जो हुई रैन की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे, उनकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई थी। हालांकि जब हुई रैन यूचे के ठीक सामने खड़ी थी, तब तक यूचे ने आत्मसमर्पण करने का कोई संकेत नहीं दिया था जैसी कि उन्हें आशा थी। इसके बजाय वह सीधा खड़ा था और उसने ठीक हुई रैन की आंखों में देखा। प्लीज मत मरो। कई महान पितृसत्ताएं केवल अपने दिलों में भारी आहें भर सकते थे। हुई रैन यूचे के सामने खड़ी थी। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों में बेहद खतरनाक रोशनी टिमटिमा रही थी। उसका शरीर पहले से ही असामान्य रूप से लंबा था, ऊपर से उसकी एक एक मांसपेशियां बाहर निकली हुई थी। बस उसके फिगर ने ही पहले से ही एक भयावह दबाव बना दिया था। भले ही उसने अपनी आभा जारी नहीं की, लेकिन एक अदृश्य दबाव था और इसने यूचे के दिल और आत्मा पर पहले से ही भारी दबाव डाला था। जैस्मीन ने ठंडे स्वर में कहा, इस लड़के की ताकत एल्वेन जाति के उस नंबर 1 अंडर हेवन से कमजोर नहीं है। तुम उससे बहुत कमजोर हो। भले ही आप अपनी सबसे अच्छी स्थिति में हो, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप उसके खिलाफ लड़ते हुए हार जाएंगे। अब तो क्या, जब आपके पास केवल 10% गहन ऊर्जा और ताकत बची है। मैं वास्तव में उसके जितना मजबूत नहीं हूँ, यूचे ने हौंफते हुए उत्तर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मैं उसे आज नहीं हरा सकता। जैस्मीन ने धीरे से उपहास किया और कहा, नियम के तहत मैदान छोड़ना हार के रूप में गिना जाएगा। आपके लिए उसे हराना वास्तव में संभव है, लेकिन आपको पर्याप्त भाग्य की आवश्यकता होगी। मेरी किस्मत कभी खराब नहीं रही। हम्फ। ड्यूक हुई रैन ने अवमानना और अहंकार में धीरे से उपहास किया। उसने अपनी बाहें अपनी छाती के पार कर ली और यूचे की ओर उदासीनता से देखा। चूंकि आप इस ड्यूक के छोटे भाई को हराने में सक्षम थे, आप मुश्किल से इस ड्यूक के प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हैं।
इस ड्यूक ने हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने का तिरस्कार किया था जिसने पहले ही लगभग अपनी सारी गहन ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, लेकिन आप इस ड्यूक के लिए समय बर्बाद करने के लिए और भी योग्य नहीं हैं। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, एक उंगली से यूचे की ओर इशारा किया और तिरस्कार पूर्वक अपनी उंगली पर निशान लगाया। आप अब हमला कर सकते हैं। हे, युनचे ने ठंड से हंसते हुए और भी अधिक तिरस्कार के साथ हंसते हुए कहा, जैसा कि अपेक्षित था, आप ड्यूक हुआई पैलेस के लोग केवल कूड़े का एक समूह हैं जो सिर्फ बातें करते हैं। हालांकि अब मेरे पास अपनी गहन ऊर्जा का केवल 10% से भी कम है। यह आप जैसे कचरे को हराने के लिए पर्याप्त है। हुई रैन की ताकत और प्रतिष्ठा के कारण जन्म से लेकर अब तक कभी किसी ने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा था। उनके सामने इतना अभिमान करने की क्षमता या साहस कभी किसी में नहीं हुआ। ड्यूक हुईरान की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। वह क्रोधित नहीं हुआ, वह बस हल्के से मुस्कुराया, जैसे क्रूरता की ठंडी चमक उसकी आंखों में गहराई तक चमक उठी। सिर्फ तुम्हारे साथ। अचानक ड्यूक हुआई का ध्वनि प्रसारण उसके कानों में भेजा गया, उसके साथ बातचीत करना बंद करो और उसे तुरंत मार डालो। हाँ, सिर्फ मेरे साथ। एक बंगलाहट के बाद युनचे ने अपनी भारी तलवार जमीन से निकाली। एक प्रकार की भारी लेकिन ढीठ ताकत तुरंत जारी की गई और इसने हुई रैन को अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसने उसे केवल अपनी भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी उसके पीछे एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि यूचे को इस बात का पूरी तरह से एहसास नहीं था कि उसकी ताकत हुई रैन को धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने अपनी भारी तलवार उठाए और जोर से दहाड़ा, देखो तुम मेरी तलवार के वार के नीचे कितनी देर तक टिक सकते हो। हाँ, यूचे ने एक कदम उठाया, अपनी भारी तलवार घुमाई और उसका पूरा व्यक्तित्व हुई रान की ओर तीर चलाने जैसा था। उसका आंदोलन ने पश्चिम विंग में सभी के भावों को बेहद कठोर बना दिया। कई महान पितृपुरुष खड़े हो गए थे और हर किसी की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से घबराई हुई थी। भले ही युन क्विंगहोंग खड़ा नहीं हुआ, उसका बायां हाथ पहले से ही चुपचाप उसके शरीर के सामने क्षैतिज मुद्रा में रखा गया था। प्रचंड तूफान की एक लहर सामने आ गई, जिससे हुई रैन के कपड़े लहराने लगे और शोर होने लगा। भले ही युनचे ने अपनी अधिकांश ताकत खत्म कर दी थी, लेकिन भारी तलवार की शक्ति अभी भी बेहद भयंकर थी। हालांकि इससे हुई रैन ने चिंता की कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। उसने बिना किसी जल्दबाजी के अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां फैला दी। वह वास्तव में यूचे की भारी तलवार को अपनी हथेलियों में पकड़ने वाला था। उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण हल्की मुस्कान दिखाई दी। अरे, आप अपने आप को ज्यादा आंक रहे हैं। हॉल में सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि यूचे की भारी तलवार पहले कितनी डरावनी थी और वे उससे भयभीत भी थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हुई रैन की हरकतें, जो बेहद लापरवाह लग रही थी, इसलिए की गई थी क्योंकि हुई रैन की मृत्यु की इच्छा थी। क्योंकि हुई रैन की शक्तियों के साथ वह वास्तव में ऐसा करने की क्षमता रखती थी। हुई रैन की हरकतों से यूचे की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। जब वह अत्यधिक गति से अपनी स्थिति बदल रहा था, तो वह हुई रैन के करीब पहुंच रहा था। पलक झपकते ही उनके बीच मात्र 6 मीटर का फासला रह गया। इस समय यूचे की आकृति अचानक थोड़ी धीमी हो गई और उसकी आंखों से तुरंत एक रहस्यमय नीला प्रकाश निकला। यूचे के पीछे एक नीला ड्रैगन की छाया दिखाई दी और चमक उठी। उसके बाद एक प्रतिष्ठित दबंग ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी, जिसने आकाश से आते हुए पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ड्रैगन सोल डोमेन। अपने दिमाग की ऊर्जा खपत को न्यूनतम रखने के लिए ये ड्रैगन सोल डोमेन केवल 33 मीटर तक की दूरी तय करता है, लेकिन प्राइमर्डियल एजो ड्रैगन से आने वाली ड्रैगन भगवान की चीख अभी भी पूरे डेमन इंपीरियल सिटी में सुनाई दे रही थी और हिंसक रूप से दिल को हिलाकर रख दिया। इस हॉल में हर किसी की आत्मा, विशेष रूप से दानव जाति जो जानवरों के रक्त वंश को सहन करती थी, सभी जानवरों के राजा के ड्रैगन देवता के आह्वान के तहत उनमें से हर कोई चौंक गया और उनकी आत्माएं जाने में कांप उठी। सच्चे ड्रैगन की दौड़ के रूप में चियांग परिवार के सभी लोगों ने अपने चेहरे पर घबराहट व्यक्त की। उनकी ड्रैगन आत्माएं उत्तेजित थी। वे लगभग जमीन पर घुटने टेककर पूजा शुरू करना चाहते थे। यह वह क्या है? यह एक अजगर का रोना है। युनचे के सिर से 3 फीट ऊपर एक जोड़ी नीली आंखें खुली, जो आकाश जितनी गहरी और तारों जितनी चमकीली थी। ड्रैगन की चीख के तहत जिसने आसमान को हिला दिया और ड्रैगन की आत्मा की भयानक ताकत से ड्यूक हुई रैन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई, फिर भय की तीव्र अनुभूति हुई। उनकी पुतली तेजी से सिकुड़ रही थी और यहाँ तक कि उनका शरीर भी थोड़ा कांप रहा था। भले ही ऊंचे की ताकत हुई रैन की तुलना में बहुत कमजोर थी, भले ही ऊंचे पहले से ही बेहद थका हुआ था, यह आत्मा प्रतिरोध ड्रैगन भगवान की आत्मा से आया था। हुई रैन की शक्तियों के साथ
भले ही उसके पास मानसिक प्रतिरोध था, फिर भी उसके लिए बचाव करना अभी भी असंभव था। अब अकेले रहने दो, जब वह बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। पार्गेट्री, शक्तिशाली हुई रैन का सामना करते हुए, भले ही वह ड्रैगन सोल डोमेन के भीतर डूब गया हो, यूचे को अभी भी सतर्क रहना था। उसने अपनी सारी शक्तियां इकट्ठी कर ली और फीनिक्स का छायाचित्र टिमटिमाता हुआ उसके शरीर पर प्रकट हुआ। फीनिक्स की चीख आकाश में गूंज उठी क्योंकि उसने गति और शक्ति का उपयोग किया था जो पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी, और हुई रैन की ओर हिंसक रूप से हमला किया। वहां नीचे उतरे। फीनिक्स विंग का एम्पायरियन नृत्य। ताकत के मामले में हुई रैन यूचे से कहीं अधिक मजबूत था, लेकिन जब खतरा करीब आ रहा था तो वह अचानक थोड़ा जाग गया क्योंकि उसने अपनी बाहों की कठिनाई को बढ़ाया और अपने शरीर के सामने के हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि 30% के बाद उनमें से 70% लोग जाग चुके थे। शेष 70% भय और उनके विश्वास के पतन के बारे में थे। उसकी रक्षात्मक शक्तियां उसकी सामान्य क्षमता का 30% भी नहीं थी। वह केवल एक पल के लिए खुद को संभालने में सक्षम था, फिर फीनिक्स विंग के एम्पायरियन नृत्य के हिंसक झटके से बुरी तरह लड़खड़ा गया। युनचे झटके से पीछे की ओर गिर गया, लेकिन इससे पहले कि वह उतरता, हेवन स्मिटिंग तलवार पहले ही एक बार फिर बाहर निकल चुकी थी। लाल रंग की आग की लपटों वाला एक नीला भेड़िया अंतरिक्ष में घुस गया और हुई रैन पर बेरहमी से हमला किया, जो अभी भी हवा में उड़ता था। फीनिक्स स्काईवुल्फ स्लैश। विशाल डेमन इंपीरियल हॉल के माध्यम से उड़ने वाले उल्का की तरह फीनिक्स विंग के एम्पायरियन डांस के बाद फीनिक्स स्काईवुल्फ स्लैश ने ड्यूक हुई रैन के पूरे शरीर को डेमन इंपीरियल हॉल के आधे हिस्से में सीटों के पार उड़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हॉल की पूर्वी दीवारें। हॉल में एक तेज भूकंप के बाद ड्यूक हुई रैन का पूरा शरीर पूर्वी दीवार से टकराकर नष्ट हो गया। अनगिनत दरारें फैल गईं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 568 विजय दौर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 568 विजय दौर। क्रैक क्रैक। विशाल डेमन इंपीरियल हॉल में दुनिया भर से 10,000 से अधिक मजबूत अभ्यासकर्ता मौजूद थे, लेकिन दीवार से गिरने वाली टूटी हुई ज़ेड की आवाज के अलावा ध्वनि का कोई अन्य निशान बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि नहीं सांस लेने की आवाज। डेमन इंपीरियल हॉल में हर कोई पहले से ही अपनी आंखें चौड़ी करके मुंह खोलकर खड़ा हो गया था, और यह निश्चित था कि कितने जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए थे। यहाँ तक कि छोटी दानव महारानी भी पहले ही अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई थी और हुई रैन को घूर रही थी, जिसे दीवार से टकराया गया था। अखाड़े के सबसे करीब इसके किनारे पर खड़े ड्यूक हुआई की आंखें, जिन्होंने पहले से ही यू किंगहोंग को यूचे को बचाने से रोकने की तैयारी में अपनी ताकत बना ली थी, बाहर की ओर निकली हुई थी और उनके मुंह, भौहें और ठुड्डी के कोने बाहर थे। सभी ऐसे हिल रहे थे जैसे कि वे ऐंठन कर रहे हों। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो लिटिल डेमन महारानी को उसके खिलाफ लामबंद होने में संकोच करने में सक्षम था, जो गार्जियन परिवारों और ड्यूक पैलेसों का 60% से अधिक बनाने में सक्षम था, दानव सम्राट की वंशावली को त्यागे और उसकी ओर मुड़े। उसका चालाकीपूर्ण ढंग और स्वभाव वैसा ही था जैसा कि कल्पना की गई थी। परंतु इस समय ये दृश्य देखते देखते उसका मन एकदम अस्त व्यस्त हो गया और मुख टेढ़ा हो गया। युद्ध के इस दौर की ताकत में अत्यधिक असमानता प्रदर्शित हुई। यह अंतर किसी भी अन्य दौर की तुलना में अधिक व्यापक था। हुई रैन की ताकत पहले से ही यूचे की ताकत से कहीं अधिक मजबूत थी, और उसके ऊपर यूचे ने लगातार 5 लड़ाइयां लड़ी थी और उसकी गहन ऊर्जा बहुत समाप्त हो गई थी। दर्शकों का ध्यान इस बात पर नहीं था कि लड़ाई कौन जीतेगा, बल्कि इस बात पर था कि यूचे अंत तक जीवित रह पाएगा या नहीं। दोनों के आमने सामने लड़ने की पूरी प्रक्रिया केवल एक पल तक चली। वह क्षण इतना छोटा था कि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था, और उनमें से एक को बुरी तरह से मार गिराया गया। वह सीधे मैदान से बाहर चला गया और डेमन इंपीरियल हॉल की पूर्वी दीवार से टकरा गया। नियमों के अनुसार अखाड़े के बाहर गिरने का मतलब इस लड़ाई का अंत भी था। जो तुरंत उड़ा दिया गया वही यूचे नहीं था, बल्कि वह था जिसकी ताकत असामान्य रूप से अधिक थी, जो यूचे को पूरी तरह से कुचल सकता था। हुई रैन, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि उसके खोने की कोई संभावना है। उन्होंने जो दृश्य देखा वह घास के एक छोटे से तिनके के अचानक जमीन में 10,000 साल से जड़े हुए एक ऊंचे पेड़ पर गिरने से अलग नहीं था। यह ऐसा ही मन को झकझोर देने वाला था जैसे आकाश और पृथ्वी का अचानक उलझ जाना। बिग ब्रदर जीत गया, जियो यूं बुदबुदाया जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो, फिर अनियंत्रित रूप से जोर से चिल्लाया, बिग ब्रदर जीत गया, बिग ब्रदर जीत गया, हमारा यून परिवार जीत गया। जियो यून की तेज उत्तेजित चिल्लाहट ने सभी को सदमे से वापस ला दिया। उस पल में अनगिनत विस्मयादिबोधक एक भूकंपीय तेज ध्वनि तरंग में एकत्रित हो गए। यूचे जीत गया, ये सच है, यूचे जीत गया, थ थ थ, ये सबसे अविश्वसनीय चीज है जो मैंने अपने पूरे जीवन में देखी है।
हुई रेन हार गई, केवल एक चाल में हार गई। आह, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यह असंभव है, असंभव। मुझे कौन बता सकता है कि क्या हुआ? ये निश्चित रूप से असंभव है। हुई रान ड्यूक हुआई की ओर से अंतिम व्यक्ति थे। यू चे जीत गया। इसका मतलब है अंतिम परिणाम यू परिवार की जीत है। पिताजी, हुई रेन हार गई और यू चे जीत गई। असल में हम जीत गए। सू झिझान हकलाने लगा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई, मानो वह नींद में बात कर रहा हो। ये सही है। सू जियांगनान ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आवाज में भारी कंपन हुआ। मेरा मानना है कि चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी इस परिणाम की उम्मीद करना असंभव होगा। ये यू चे, वह किस तरह का भगवान है? सू परिवार के प्रतिष्ठित कुलपति ने वास्तव में यू चे का वर्णन करने के लिए भगवान शब्द का उपयोग किया था, लेकिन इस समय ये किसी को भी अतिशयोक्तिपूर्ण या अनुपयुक्त नहीं लगा। सू परिवार, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ये सचमुच अविश्वसनीय है। म्यू फियान ने अविश्वसनीय शब्द लगातार 3 बार कहा। यह म्यू फैमिली पेट्रियार्क, जो कई 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहा, ने अपनी आंखों, आवाज और अभिव्यक्ति में आश्चर्य की भावना प्रदर्शित की। वह पहले सिर्फ युन चे की आलोचना कर रहा था कि वह बहुत छोटा और उतावला था। उसे नहीं पता था कि कब लड़ना है या कब झुकना है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि युन चे को ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहा है। 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद उन्होंने शायद ही कभी किसी को गलत आंका, लेकिन जब युन चे की बात आई तो वह बार बार कम आंकते रहे। मू युबाई ने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये लड़का, ये छोटा राक्षस कहाँ से आया? वह हमेशा युन चे के साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई होने के बारे में गंभीर था, लेकिन इस समय उसके दिल में दुविधा महसूस हो रही थी। सबसे पहले उन्होंने हर कीमत पर खुद को नीचा दिखाया और युन चे को खुद शपथ लेने वाले भाई बनने के लिए कहा। इसका आधा हिस्सा उनके प्रति उनकी कृतज्ञता के कारण था और दूसरा आधा हिस्सा स्वाभाविक रूप से उनके शीर्ष चिकित्सा कौशल के कारण था, जिसने युन क्विंगहोंग और म्यू योरू को ठीक किया था। अगर उन्हें ऐसा कोई भाई मिलता तो ये सिर्फ वह नहीं होता, कुछ और जीवन मिलने से पूरे म्यू परिवार को लाभ होगा। वह जो चाहता था उसे पाने के लिए इतना अडिग था और उस समय थोड़ा जबरदस्त था। इसका कारण ये था कि आखिरकार वह म्यू परिवार का युवा पितामह था और जल्द ही म्यू परिवार का सच्चा संरक्षक बन जाएगा। उन्होंने निश्चित रूप से सोचा कि उनकी पृष्ठभूमि और क्षमता बिल्कुल योग्य थी, लेकिन अब यू चे के अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाले कौशल, स्वभाव और निर्भीकता को देखने के बाद उसके चिकित्सा कौशल के अलावा जो स्वर्ग के नीचे हर किसी को आश्चर्यचकित कर सकता है, ये यू चे, जिसमें ये सभी गुण थे, केवल 22 वर्ष का था। उसी उम्र में उसे युन चे तुरंत न जाने कितने शहर ब्लॉकों से हरा देगा। चूंकि उन्होंने मात्र 22 वर्ष की आयु में इस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर ली थी, इससे उनकी भविष्य की उपलब्धियां और भी अकल्पनीय हो गईं। अगर किसी ने कहा कि वह भविष्य में इल्यूसरी डेमन दायरे का नंबर 1 बन जाएगा, तो शायद यहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी इस पर संदेह नहीं होगा, जिन्होंने आज सब कुछ देखा है। इसलिए यू चे की अत्यधिक उज्जवल चमक के तहत ये प्रतिष्ठित म्यू परिवार का युवा मुखिया खुद को नीचा दिखाने और शपथ लेने वाले भाई बनने के लिए कहने की पहल करने के बारे में अनिश्चित हो गया। ऐसा चरित्र वास्तव में हमारे दानव ब्रह्म क्षेत्र में प्रकट हुआ है। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन ने प्रभावित स्वर में कहा, लेकिन दुर्भाग्य से वह यू क्विंगहोंग का दत्तक पुत्र है। यदि वह उनका जैविक पुत्र होता तो यू परिवार को भविष्य में कोई चिंता नहीं होती। सबसे पहले पिता ने मूल रूप से सोचा था कि आपने अतिशयोक्ति की है, लेकिन वास्तव में यू चे आपके द्वारा वर्णित से भी अधिक प्रभावशाली था। भविष्य में इस लड़के की उपलब्धियां निश्चित रूप से आकाश को हिला देंगी। इसके अलावा वह हमारे अंडर हेवन कबीले का रक्षक है। आप सभी को आगे चलकर उससे दोस्ती करनी चाहिए। अंडर हेवन कबीले के सभी भाई सिर हिला रहे थे। सभी की आंखें अभी भी गहरे सदमे और आश्चर्य से भरी हुई थी। युन क्विंगहोंग लंबा खड़ा था। युन परिवार के बुजुर्ग जो उसके पीछे थे, पहले से ही इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपनी छवि पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और युवा शिष्यों के साथ तब तक चिल्लाना शुरू कर दिया जब तक कि उनकी आवाज लगभग बंद नहीं हो गई। वह चिल्लाया नहीं और मैदान में जल्दबाजी नहीं की। उसने यू चे को देखा और उसकी बाघ जैसी आंखों से आंसू बह निकले। वह स्पष्ट रूप से जानता था, हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था, ये परिणाम एक अकल्पनीय चमत्कार जितना सरल नहीं था। उसने यू परिवार को उसके भाग्य से बचाया, उन सभी अभिभावक परिवारों और ड्यूक महलों को बचाया जो लिटिल दानव महारानी के प्रति वफादार थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने दानव सम्राट की रक्तधारा की गति और गरिमा को बचाया। यहाँ तक कि उन्होंने ड्यूक हुआई के लोगों पर, जो मूल रूप से अविश्वसनीय रूप से अहंकारी थे, एक गंभीर भारी प्रहार किया। चियर, पिता को तुम पर गर्व है।
युन क्विंगहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ड्यूक हुआई की ओर देखा भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि ड्यूक हुआई का चेहरा बेहद भयानक लग रहा होगा। ड्यूक हुआई का चेहरा उस समय भयानक लग रहा था। न केवल भयानक था, वह इतना टेढ़ा था कि उसके चेहरे की विशेषताओं को अलग करना मुश्किल था। ड्यूक छोंग, विभिन्न महान ड्यूक महलों के अन्य स्वामी और पूर्वी विंग के कुलपतियों के चेहरे सभी एक बर्तन के तल के रंग में गहरे रंग के हो गए। वे वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था एक शब्द कहो। टकराना। हॉल की पूर्वी दीवार अचानक एक जानवर जैसी दहाड़ के साथ फट गई। हुई रेन बिखरे हुए बालों और खून से भरे चेहरे के साथ बाहर निकली और खून से लथपथ आंखों के साथ सीधे यूचे की ओर बढ़ी। कमीने, ये ड्यूक तुम्हें मार डालेगा। भले ही हुई रेन बेहद हारा हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी गति अभी भी अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली थी। ड्रैगन सोल डोमेन के राज्य के तहत यूचे से 2 तलवार के हमले झेलने के बाद न केवल उनकी गहन ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, सतह से देखने पर उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी। यूचे को थोड़ी ठंड महसूस हुई उसके दिल में। हुई रैन की ताकत वास्तव में असामान्य थी। प्रचंड आभा वाला एक गहरा तूफान आ गया। यू परिवार के महान बुजुर्ग यू वेटियन उड़ गए और तुरंत यूचे की रक्षा के लिए उसके सामने चले गए। वह गुस्से से दहाड़ा, हुईरेन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? वर्तमान में पूरा यू परिवार यूचे को अपने अनमोल खजाने की तरह मानता था। वे संभवतः उसे चोट कैसे पहुंचने दे सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुई रैन कितना मजबूत था, उसके लिए यू वेटियन का मुकाबला करना असंभव था। युन वेटियन की प्रभावशाली आभा के तहत उसे तुरंत हटा दिया गया। हुई रान और भी अधिक गुस्से में था और गुस्से से दहाड़ा, इस कमीने ने मुझे धोखा दिया। इस कमीने ने मुझे धोखा दिया। इस ड्यूक की क्षमता के साथ मेरे लिए इस तरह के कचरे से हारना कैसे संभव है? यू चे, क्या तुम इस ड्यूक से निष्पक्ष रूप से लड़ने की हिम्मत करते हो? युन परिवार के दूसरे बुजुर्ग युन डुआनशुई ने भी युन चे की रक्षा के लिए उसके सामने उड़ान भरी। उसने हुई रैन की ओर देखा, ठंडे स्वर में हंसा और कहा, हुई रैन, हानि तो हानि होती है। यहाँ कोई भी अंधा नहीं है। हम सभी ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। आखिरकार आप एक प्रतिष्ठित ड्यूक हैं और आप हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आप अपने पूरे ड्यूक हुआई पैलेस को पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बनाने से नहीं डरते? चुप रहो। हुई रान ने यूचे पर अपनी उंगली उठाई और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह अत्यंत अहंकारी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कभी नहीं हारा, लेकिन आज सबकी आंखों के सामने उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने मैदान से बाहर कर दिया जो उससे बहुत कमजोर था, जिसने उसकी अधिकांश गहन ऊर्जा पहले ही खत्म कर दी थी। उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी भी इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ा था। ये ड्यूक संभवतः कैसे हार सकता है? अभी ये स्पष्ट रूप से था। पर्याप्त। ड्यूक हुआई का चेहरा पानी की सतह की तरह शांत था। उन्होंने हुई रैन को कठोरता से डांटा, क्या आप हमारे ड्यूक पैलेस को और भी अधिक अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं? तुरंत वापस जाओ, पिताजी। ड्यूक हुई रैन का चेहरा ऐंठ रहा था। सबकी निगाहें उसकी पीठ पर छुरियों की तरह थीं। उसने सुलह करते हुए अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ ली, युनचे को बुरी नजर से देखा और जब वह मैदान से बाहर जाने के लिए मुड़ा तो उसने अपने दांत पीस लिए। जैसे ही वह अपनी सीट पर वापस आया, उसने जोर से मुंह से खून उगल दिया। युनचे की भारी तलवार को सहन करना इतना आसान नहीं था। अच्छे से छोटी दानव महारानी धीरे धीरे नीचे चली गई। वह चेहरा जो हमेशा ठंडा दिखता था, अत्यंत दुर्लभ क्षण में कुछ राहत दिखाई दी। क्या अद्भुत प्रतिस्पर्धा है। युनचे केवल स्काई प्रोफाउंड दायरे में था, लेकिन उसने अकेले ही लगातार 6 लड़ाइयां लड़ी और हमारे डेमन इंपीरियल सिटी की 6 प्रतिभाओं के खिलाफ लगातार जीत हासिल की। यह इस साम्राज्य के लिए भी आंखें खोलने वाला था। बहुत प्रभावशाली। प्रतियोगिता से पहले निर्धारित नियमों के अनुसार यदि यू परिवार हार जाता है तो वे अभिभावक परिवार का खिताब खो देंगे। यू परिवार मूल रूप से चट्टान के किनारे पर था, लेकिन यूचे ने खुद ही स्थिति बदल दी और हार का मुंह मोड़ लिया। जीत में ऐसा लगता है जैसे स्वर भी यून परिवार के पक्ष में है। लिटिल डेमन एम्प्रेस की निगाहें तिरछी हो गईं, पूर्वी विंग की ओर चली गईं और अंत में ड्यूक हुआई पर जा गिरी। ड्यूक हुआई, क्या आपके पास इस परिणाम के बारे में कहने के लिए कुछ और है? इससे पहले कि ड्यूक हुआई कुछ बोलता, यूचे ने पहले ही जोर से कहा, इससे पहले कि ड्यूक हुआई कुछ कहे, क्या मैं ड्यूक हुआई को याद दिला सकता हूँ वह दांव जिस पर हमारे दोनों पक्ष सहमत हुए थे। ड्यूक हुआई, कृपया इसके बारे में मत भूलना। यदि आप जीतते हैं तो हमारा यू परिवार गार्जियन परिवारों को छोड़ देता है, और अगर हम जीत गए, आप सभी अब हमारे यून परिवार के व्यवसाय के बारे में चुप रह सकते हैं।
और हेलियन, चियांग, नानगोन, बाई, जियो, लिन, इनमें से प्रत्येक परिवार को 1 महीने के भीतर हमारे यून परिवार को 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन दिव्य क्रिस्टल जमा करना होगा। और आपको ड्यूक हुआई 1 महीने के भीतर हमारे यून परिवार को 10 किलोग्राम पर्पल वेन दिव्य क्रिस्टल सौंपने होंगे। युनचे के मुंह के कोने झुक गए। इस संबंध में हमारे पास छोटी दानव महारानी और यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह हैं। आप, ड्यूक हुआई और सातो परिवार इतनी आसानी से सहमत हो गए। ड्यूक हुआई, मेरा मानना है कि आप एक प्रतिष्ठित ड्यूक के रूप में सबके देखते हुए अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे, है ना? यूचे के बोलने के बाद सातों परिवारों के सभी लोगों के चेहरे सुअर के कलेजे के रंग में बदल गए। ये 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल उनकी जीवन रेखा थी, और यहाँ तक कि अभिभावक परिवार जो दानव भ्रम क्षेत्र के शिखर पर थे, उन्हें उस राशि तक पहुँचने के लिए सैकड़ों वर्षों तक जमा करना होगा। इसका कारण ये था कि उन्होंने ड्यूक हुआई के नेतृत्व का अनुसरण किया और इस पर सहमत हुए और सभी को गवाही दी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनका पक्ष बिल्कुल नहीं हारेगा। ये सौदेबाजी की चिप केवल सजावट के रूप में थी, और अब वे हार गए। यदि उन्होंने वास्तव में 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल जमा किए, तो ये परिवार की 100 वर्षों की प्रगति को नष्ट करने के समान होगा। जहाँ तक यून परिवार का सवाल है, जिन्होंने कुछ दर्जन किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल इकट्ठा किया था, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। वे इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से ये दानव महारानी का भव्य समारोह था, जहां मायावी दानव क्षेत्र के सभी मजबूत अभ्यासकर्ता एकत्र हुए थे। 10,000 मजबूत मायावी दानव अभ्यासी पूरी दुनिया में सबसे ठोस गवाह थे। यदि वे अपने शब्दों से पीछे हटते हैं, तो इसका अनिवार्य रूप से मतलब होगा स्वर्ग के नीचे के सभी लोगों के सामने अपने चेहरे की खाल उतारना, परिवार की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को बर्बाद करना, और सभी के द्वारा तिरस्कृत और अपमानित होना। लेकिन इस समय ड्यूक हुआई बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। इसके बजाय वह हल्के से मुस्कुराया। बेशक ये ड्यूक नहीं भूला। ये प्रतियोगिता मूल रूप से मेरे द्वारा शुरू की गई थी। चाहे जीत हो या हार, ये ड्यूक स्वाभाविक रूप से शांति से स्वीकार करेगा। हम निश्चित रूप से बुरी तरह हारने वाले नहीं होंगे। हमने जो वादा किया था उससे निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे और अपने ड्यूक हुआई पैलेस को शर्मिंदा नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि सभी अभिभावक परिवार भी ऐसे ही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत समझा है। ड्यूक हुआई की आंखें आधी झुक गईं और बिना किसी हड़बड़ी के कहा, ये प्रतियोगिता यूं परिवार के भाग्य के बारे में थी। युद्ध के लिए प्रत्येक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य लोगों की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, और वे अभिभावक परिवारों और इल्यूस्ट्री डेमन ड्यूक पैलेसेस से भी होने चाहिए। ड्यूक हुआई के बोलने के बाद पश्चिमी विंग के लोगों के भाव बदल गए और पूर्वी विंग के लोगों की आंखें चमक उठी। ड्यूक हुआई ने मुस्कुराते हुए कहा, यूक्विंग होंग, अगर इस ड्यूक को सही से याद है, तो ये ऊंचे सिर्फ एक बेटा है जिसे आपने कहीं और से गोद लिया था। चूंकि वह केवल एक दत्तक पुत्र है, तो इसका मतलब है कि उसके पास यूं परिवार का वंश नहीं है। चूंकि उसके पास यूं परिवार का वंश नहीं है, तो वह युद्ध के लिए यूं परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैसे योग्य है? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 569, किसी के पैर को तोड़ने के लिए केवल एक चट्टान को हिलाना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 569, केवल किसी के पैर को तोड़ने के लिए पत्थर को हिलाना। ड्यूक हुआई, इसका क्या मतलब है? यान सिजिंग ऊपर उठते ही दहाड़ने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस ड्यूक के शब्द पर्याप्त स्पष्ट नहीं थे? ड्यूक हुआई बेफिक्र होकर बोलते हुए हल्के से हंसे। यूचे महज एक दत्तक पुत्र है जिसे यून किंगहोंग ने अपने साथ ले लिया है, और वह यून परिवार का वास्तविक सदस्य नहीं है। मेरा मानना है कि उपस्थित सभी लोग इस बिंदु से भली भांति परिचित हैं। जब सब कुछ कहा और किया जा चुका है, तो एक दत्तक पुत्र एक बाहरी व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। उसके पास इस प्रतियोगिता में यून परिवार का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता कैसे हो सकती है, विशेष रूप से इस डेमन इंपीरियल हॉल में, जब यह एक अभिभावक परिवार के भाग्य के बड़े मामले से भी संबंधित है। यूचे की ताकत वास्तव में आश्चर्यजनक है, और उपस्थित सभी लोगों ने इसे स्वयं देखा है। हालांकि भाग्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई जब उसने मेरे बेटे हुई रैन को हराया। हार तो हार होती है, और हमारा ड्यूक हुआई पैलेस निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं करेगा। हालांकि जिसने मेरे बेटे हुई रैन और साथ ही हमारी ओर से अंतिम 6 प्रतिभागियों को हराया, वह यूचे था, न कि यूं परिवार। आखिरकार वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य भी नहीं है। जिन 6 मैचों में उन्होंने भाग लिया, वे वास्तव में शानदार स्पास थे। हालांकि वे केवल स्पास थे। वे इस प्रतियोगिता से पूरी तरह से असंबंधित थे, जो यूं परिवार के भाग्य का फैसला करती है।
ड्यूक हुआई के शब्द ठंडे पानी के बर्तनों की तरह थे नीचे, जिससे पश्चिमी विंग की सीटों पर बैठे सभी लोगों के शरीर में एक साथ ठंडक और खामोश नफरत भर गई। जब युन चे ने पहली बार मैच के लिए कदम रखा, तो उनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने इस बिंदु के बारे में सोचा था। यहाँ तक कि युन परिवार के कई बुजुर्गों ने भी इस कारण का उपयोग करते हुए युन किंगहोंग से युन चे के स्थान पर युन परिवार के युवाओं में सबसे प्रतिभाशाली शिष्य को नियुक्त करने का अनुरोध करने के बारे में सोचा था। हालांकि यू किंगहोंग की दृढ़ता के कारण यू चे अभी भी ऊपर गया और पूर्वी विंग की सीटों पर एक भी व्यक्ति ने अपनी आपत्ति नहीं जताई। कोई व्यक्ति जिसकी ताकत केवल स्काई प्रोफाउंड दायरे में होने की हद तक इतनी कमजोर थी, वह वास्तव में था युद्ध में यू परिवार का प्रतिनिधित्व करना। वे उसे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, तो वे उसके युन परिवार का शिष्य न होने और भाग लेने की योग्यता न होने जैसी बातों पर ध्यान क्यों देंगे। उसके बाद हर अगले मैच के साथ युन चे द्वारा सभी को एक क्रूर झटका दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी ने अनजाने में इस समस्या की उपेक्षा कर दी थी। वर्तमान में जब ड्यूक हुआई ने अचानक इसे उठाया, तो ऐसा लगा मानो पश्चिम विंग की सीटों पर बैठे बेहद उत्साहित और खुश लोग, विशेष रूप से युन परिवार के सदस्यों ने तुरंत अपनी अकेली एड़ी पर कदम रख दिया। हालांकि यह स्पष्ट था कि ड्यूक हुआई जो कुछ भी हुआ उससे इनकार कर रहा था। उसके इनकार के पीछे का तर्क इतना ठोस था कि मूल रूप से इसका खंडन करना असंभव था। भले ही यू चे का उपनाम यू था, लेकिन वह यू परिवार का शिष्य नहीं था। इसके अलावा वह यू किंगहोंग का जैविक पुत्र नहीं हो सकता था, और वह केवल एक दत्तक पुत्र था जिसे उसने अभी अभी गोद लिया था। वास्तव में उसके पास मूल रूप से युद्ध में यू परिवार का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता नहीं थी। डेमन इंपीरियल हॉल का एक सत्र हर 100 साल में होता था, और हर सत्र में विभिन्न ड्यूक महलों और 12 अभिभावक परिवारों द्वारा हमेशा एक प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। परिवारों और ड्यूक महलों के बीच कुछ परेशानियां और वैचारिक संघर्ष हमेशा ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से सुलझाए गए थे। ड्यूक महलों और 12 अभिभावक परिवारों से संबंधित इस प्रतियोगिता में स्वाभाविक रूप से केवल ड्यूक महलों और 12 अभिभावक परिवारों के सदस्यों द्वारा ही प्रवेश किया जा सकता था। बाहरी लोगों को निश्चित रूप से अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, और ड्यूक पैलेस और 12 अभिभावक परिवारों की ताकत के स्तर को देखते हुए बाहरी लोगों के पास मूल रूप से पहले स्थान पर हस्तक्षेप करने की क्षमताएं और योग्यताएं नहीं थीं। ये तब और भी अधिक था जब यह एक अभूतपूर्व बड़ा मामला आया जो युन परिवार के भाग्य से संबंधित था। इसलिए ड्यूक हुआई के शब्दों ने वास्तव में उनकी दुखती रग पर असर किया था। ड्यूक हुआई, आप स्पष्ट रूप से इसे नकारने की कोशिश कर रहे हैं। सु जियांगनान तेज आवाज में चिल्लाया। यू चे युन किंगहोंग का दत्तक पुत्र है। चूंकि वह उनका दत्तक पुत्र है, इसलिए उन्हें यू परिवार का सदस्य भी माना जाता है। वह युद्ध में युन परिवार का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकता? सु जियांगनान के शब्द बहरे कर देने वाले थे। हालांकि उनके तर्क में आत्मविश्वास की कमी थी, चाहे इसे किसी के भी कान ने सुना हो। निश्चित रूप से ड्यूक हुआई ने हल्की सी हंसी उड़ाई। अरे कितना बड़ा मजाक है। पैट्रियार्क सु ने जो कहा है उसके आधार पर भविष्य की प्रतियोगिताओं में जो गहन शक्ति के प्रदर्शन के साथ तय की जाती हैं, ये ड्यूक कुछ अद्वितीय विशेषज्ञों को आसानी से ढूंढ सकता है, उन्हें मेरे पालक पुत्रों के रूप में ले सकता है, और फिर उन्हें युद्ध में मेरे ड्यूक हुआई पैलेस का प्रतिनिधित्व करने को कह सकता है। हे, फिर हमारे विभिन्न ड्यूक महलों और 12 अभिभावक परिवारों की रैंकिंग का क्या मतलब होगा? अगली पीढ़ी को अपनी पूरी ताकत से पोषित करने का क्या मतलब होगा? हमें बस ये देखना है कि किसके पास सबसे अधिक देवता हैं, और ये देखना है कि किसके देवता अधिक अविश्वसनीय हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं होगा? पैट्रियार्क सु, क्या आप वास्तव में युद्ध में हमारे अभिभावक परिवारों या ड्यूक पैलेस में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं? आप हमारे ड्यूक महलों और अभिभावक परिवारों की गरिमा को कितना नीचे रखते हैं? आप सु जियांगनान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, लेकिन वह थोड़ा सा भी खंडन करने में असमर्थ था। ड्यूक हुआई, जब आप कहते हैं कि यूचे के पास योग्यता नहीं है, तो जब उसने मैदान में कदम रखा तो आपने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? फिर आपने इसे रोका क्यों नहीं? मु युबाई ने ठंडी नजर से पूछा। इस ड्यूक को इसे क्यों रोकना होगा? ड्यूक हुआई ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। किसी बाहरी व्यक्ति को युद्ध में युन परिवार का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देना कितना हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण कार्य है। युन परिवार ने ये निर्णय लिया था, और ये था ऐसा करना यू परिवार की मूर्खता है, इसलिए उन्हें इसका परिणाम खुद ही भुगतना होगा। ये ड्यूक न तो उन्हें याद दिलाने के लिए बाध्य था, न ही उन्हें वह करने से रोकने के लिए बाध्य था जो उन्होंने किया था। मु युबाई का चेहरा कोयले की तरह काला हो गया और उसके दिल में चुपचाप नफरत भर गई। हालांकि वह इसका खंडन नहीं कर सका,
पश्चिमी विंग में बैठे हर एक व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए। आज ये कहा जा सकता है कि उन्होंने नरक से स्वर्ग की ओर चढ़ने की भावना का अनुभव किया था, लेकिन अचानक स्वर्ग से वापस नरक में गिरने के लिए अब उनके दिलों में केवल आहें, आक्रोश और वीरानी थी। इसकी तुलना में पूर्वी विंग में बैठे लोगों के पहले के बदसूरत चेहरे पूरी तरह से गायब हो गए थे। उनकी हर एक अभिव्यक्ति शांत थी और उनकी तिरस्कारपूर्ण आंखों में उनके भीतर दया भी झलक रही थी। कुलपति यू वेटियन और यू डुआनशुई ने मुड़कर यू किंगहोंग की ओर देखा। अनजाने में पश्चिमी विंग के सभी लोगों ने यून किंगहोंग की ओर भी देखा था। यू किंगहोंग ने पूरे समय एक भी शब्द नहीं बोला था और इस समय यूची, जो कई गहरी सांसें लेने के बाद आखिरकार अपनी ऊर्जा और रक्त प्रवाह को स्थिर करने में कामयाब हो गया था, उसने अपनी हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार पकड़ रखी थी। यू वेटियन और यू डुआनशुई के बीच चलते हुए, जो उसकी रक्षा कर रहे थे, उसने ड्यूक हुआई का सामना किया और उदासीन भाव से कहा, ड्यूक हुआई ने जो कहा है वह वास्तव में सही है। यू कबीले की वंशावली के बिना और सिर्फ एक दत्तक पुत्र की पहचान के आधार पर उस व्यक्ति के पास वास्तव में युद्ध में एकमात्र यून परिवार की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता नहीं है। हालांकि ड्यूक हुआई, आपने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मैं यूं परिवार का बेटा नहीं हूँ? यूचे के शब्दों के कारण ड्यूक हुआई की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत जोर से हंसने लगा। पूर्वी हिस्से में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने सीधे तौर पर अपनी हंसी भी छोड़ दी। जब यूचे ने ये शब्द कहे तो वे तुरंत यूचे के मकसद का अनुमान लगाने में सक्षम हो गए। जाहिर है, ऐसी मुश्किल स्थिति में पहुंचने के बाद वह स्पष्ट रूप से मोटी चमड़ी वाला था और यह कहने की कोशिश कर रहा था कि वह यूं परिवार का सदस्य था। वह शायद एक पल में एक कहानी भी बना सकता है और अपने तथाकथित सबूत के कुछ टुकड़े निकाल सकता है। यदि यह कोई दूसरा परिवार होता तो ऐसे तरीकों से उन्हें वास्तव में असहजता महसूस होती। हालांकि ये सिर्फ यून परिवार ही था जिसके बारे में वह बात कर रहा था। यून परिवार के पास अपनी वंशावली को साबित करने का एक अनोखा तरीका था। गहन हैंडल, प्रोफाउंड हैंडल एक रक्त रेखा शक्ति थी। बिना किसी अपवाद के केवल वे लोग जिनके पास यून परिवार की वंशावली है, उनके पास प्रोफाउंड हैंडल की शक्ति होगी। इस प्रकार की रक्त रेखा शक्ति केवल पुरुषों द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित की जा सकती है और यह महिलाओं को विरासत में नहीं मिलेगी। इसलिए यून परिवार के बेटों के पास निश्चित रूप से गहरा हैंडल होगा। इसे दूसरे तरीके से देखने पर, जो लोग प्रोफाउंड हैंडल की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं वे निश्चित रूप से यूं परिवार के सदस्य होंगे। ये सामान्य ज्ञान था जिसे पिछले 10,000 वर्षों के दानव ब्रह्म क्षेत्र के इतिहास में हर कोई जानता था। इसलिए ये निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई वास्तव में यून परिवार का सदस्य था, केवल ये देखने की आवश्यकता थी कि क्या वह व्यक्ति प्रोफाउंड हैंडल की शक्ति को निष्पादित कर सकता है। यदि यूनची प्रोफाउंड हैंडल की शक्ति का उपयोग कर सकता है तो वह निश्चित रूप से बिना किसी प्रश्न के यून परिवार का सदस्य होता। यदि वह इसे क्रियान्वित नहीं कर सका तो वह निश्चित रूप से यून परिवार का सदस्य नहीं था, फिर भी बिना किसी प्रश्न के। इसलिए ड्यूक हुआई की नजर में और बाकी सभी की नजर में, अगर यूचे ये दावा करना चाहता है कि वह यूं परिवार का सदस्य था तो ये बस एक मजाक होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस ड्यूक को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप वास्तव में यूं परिवार के सदस्य हैं? हे। ड्यूक हुआई बहुत ही चंचल स्वर में हंसे। फिर मुझे आश्चर्य है कि आप यून परिवार के किस बुजुर्ग के बेटे हैं। या क्या ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में एक नाजायज बच्चा हैं जिसे यून किंगहोंग ने कहीं बाहर छोड़ दिया है और ये तथाकथित दत्तक पुत्र सिर्फ एक आवरण है? हा। ऐसा कहने के बाद ड्यूक हुआई ने पहले ही जोर से हंसना शुरू कर दिया था और पूर्वी विंग के सभी कुलपतियों ने भी मजाकिया मुस्कुराहट प्रकट की। यूचे भी जोर जोर से हंसने लगा। महामहिम ड्यूक हुई, आप इससे अधिक सही नहीं हो सकते। मैं यून परिवार का बेटा हूँ और मेरे पास यून कबीले की सबसे सच्ची और शुद्ध वंशावली है। यून किंगहोंग मेरे जैविक पिता हैं, बिल्कुल जैसा आपने कहा था। इन शब्दों ने पूरे दर्शकों को चौंका नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ लोगों को चौंका दिया। मु युबाई ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और झुंझलाहट से कहा, हा, इस बार यह छोटा बच्चा बहुत ज्यादा चेहरा खोने वाला है। इस दुनिया में नकल करना सबसे मुश्किल काम यून परिवार की वंशावली है। सबसे तीव्र प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति वास्तव में म्यू योरू था। जैसे ही उसने यून चे के शब्द सुने, उसने यून किंगहोंग का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में अनियंत्रित रूप से आंसू आने लगे। हा। ड्यूक हुआई बहुत देर तक बेतहाशा हंसते रहे, फिर अंततः खुद को नियंत्रित करने में सक्षम हुए। उसकी नजरें उसकी सिकुड़ी हुई आंखों की दरारों को पार करते हुए यूचे पर पड़ी और उसके दिल में अचानक एक खास तरह की खुशी जाग उठी। उसके दोनों बेटे यूचे से हार गए थे। उसकी योजनाएं पूरी तरह से ढहने का कारण भी यूचे ही था और इससे भारी प्रतिक्रिया हुई।
वह न केवल दूसरे पक्ष को अपमानित करने और रौंदने में असफल रहे, बल्कि उन्होंने दूसरे पक्ष का मनोबल भी काफी बढ़ाया। युनचे के प्रति उसका हत्या का इरादा बढ़ गया। हालांकि हुई ये, युआन क्यू और हुई रैन सभी उसे मारने में असमर्थ थे। युनचे के प्रति उसकी नफरत एक ज्वालामुखी की तरह थी जो 1000 साल से उबल रहा था। इस समय उसे अंततः युनचे को बेरहमी से अपमानित करने का अवसर मिल गया, और युनचे वास्तव में वह व्यक्ति था जिसने इस अवसर को स्वयं तैयार किया था। अच्छे से, चूंकि आप दावा करते हैं कि आप यू परिवार के बेटे हैं, और यहाँ तक कि खुद यू किंगहोंग के बेटे हैं, तो आप इस ड्यूक और उपस्थित सभी लोगों के सामने अपना गहरा हाथ क्यों नहीं प्रकट करते? गहरा संभाल। युनचे की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। क्या आपकी अभिव्यक्ति को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये भी नहीं जानते कि प्रोफाउंड हैंडल क्या है? प्रोफाउंड हैंडल एक रक्तरेखा शक्ति है जो युन परिवार के लिए अद्वितीय है। जब तक कोई युन परिवार का बेटा है, उसे निश्चित रूप से प्रोफाउंड हैंडल की विरासत प्राप्त होगी। यदि आप अपने गहन हैंडल को प्रकट करने में सक्षम हैं, तो कोई भी युन परिवार के बेटे के रूप में आपकी पहचान से इनकार नहीं कर सकता है। जहां तक युद्ध में युन परिवार का प्रतिनिधित्व करने की बात है, ये भी पूरी तरह से उचित होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह युन परिवार को निर्वासित करने या पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स की पेशकश के बारे में है। इस ड्यूक में निश्चित रूप से थोड़ी सी भी असहमति नहीं होगी। हालांकि यदि आप प्रोफाउंड हैंडल का उपयोग करने में असमर्थ हैं, ड्यूक हुआई की आंखें और भी पतली स्लिट्स की एक जोड़ी में संकुचित हो गईं, और उनकी टकटकी और आवाज दोनों विशेष रूप से ठंडी हो गईं। यदि आप प्रोफाउंड हैंडल को निष्पादित करने में असमर्थ हैं, तो लिटिल दानव महारानी के चेहरे में और के चेहरे में क्षेत्र के नायक, एक संरक्षक परिवार के सदस्य के रूप में प्रस्तुत करना, और इससे भी अधिक, एक अभिभावक परिवार के मुखिया के बेटे के रूप में, क्या आप जानते हैं कि यह कितना बड़ा अपराध है? मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। युनचे ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। मैं बस ड्यूक हुआई को याद दिलाना चाहता हूँ कि बेहतर होगा कि आपने जो शब्द अभी कहे हैं, उन्हें न भूलें। युनचे ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और अपना बायां हाथ दिखाया। ये सही है। प्रोफाउंड हैंडल यू परिवार के सदस्यों के रूप में हमारी पहचान साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे नकली नहीं बनाया जा सकता, नहीं इसकी नकल की जा सकती है। ड्यूक हुआई, बेहतर होगा कि आप अपनी आंखें पूरी तरह से खोलें और ध्यान से देखें। जब युनचे की आवाज पड़ी, तो सभी की चौकस निगाहों के नीचे पर गेट्री चुपचाप सक्रिय हो गया, और उसकी बाह पर एक सियान तलवार के आकार का निशान अचानक चमक उठा। जैसे ही यह निशान दिखाई दिया, युन परिवार में हर कोई अचानक कांप उठा। वह इसके बाद युनचे ने अपने विचार प्रकट किए। गहरी सियान रोशनी की एक किरण निशान से निकली और उसके बगल में तैरने लगी। ठीक इसके बाद ये तुरंत स्वर में शैतान को मारने वाली तलवार के आकार में बदल गया, जैसा कि उसने चाहा था। एक अनोखी आभा जो केवल एक गहन हैंडल से संबंधित हो सकती थी, वह तेजी से बाहर की ओर फैल रही थी, जिससे पूरा डेमन इंपीरियल हॉल भर गया था। गहरा संभाल। युन वेटियन और यू डुआनशुई, जो युनचे के पीछे थे, एक ही समय में अपनी आवाज पर नियंत्रण खो बैठे और चिल्लाने लगे। जिस समय प्रोफाउंड हैंडल सामने आया, ड्यूक हुआई की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से कठोर हो गई थी। उसकी पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं, मानो उन्हें अचानक सुइयों से छेद दिया गया हो। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 570, युन परिवार का पुत्र। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 570, युन परिवार का पुत्र। वाह! डेमन इंपीरियल हॉल पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। युन परिवार के कई बुजुर्ग और शिष्य सभी खड़े हो गए, और हर एक उनकी आंखें तब तक चौड़ी हो गईं जब तक वे गोल नहीं हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने एक भ्रम प्रकट हो गया है। गहरा हैंडल, ये गहरा हैंडल है। ये हमारे यू परिवार का गहरा हैंडल है। क्या है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि युनचे वास्तव में हमारे यू परिवार का है? इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यह एक वास्तविक गहन हैंडल है। यदि वह हमारे यू परिवार का सदस्य नहीं है, तो उसके पास प्रोफाउंड हैंडल कैसे हो सकता है? और यह शक्तिशाली सियान प्रोफाउंड हैंडल भी है। वह वास्तव में हमारे युन परिवार का सदस्य है। यू परिवार का एक बुजुर्ग उत्साह से जोर से दहाड़ा। यह असंभव है। ड्यूक छोंग, हेलियन कुंग, जिउफान कुई, चियांग बेली और बाकी सभी की अभिव्यक्तियों में भारी बदलाव आया। उन्होंने युनचे के सामने गहरे हैंडल को देखा, और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले उनकी आश्वस्त और ठंडी मुस्कुराहट की जगह तुरंत बाद आए सदमे और डर ने ले ली थी। वे गहराई से जानते थे कि अगर युनचे वास्तव में युन परिवार का सदस्य होता तो किस प्रकार का परिणाम होता। हालांकि
यूनचे, ये दत्तक पुत्र जिसे यून किंगहोंग ने गोद लिया था, वह ऐसा व्यक्ति था जो स्पष्ट रूप से केवल 3 महीने पहले ही पहली बार डेमन इंपीरियल सिटी में आया था, तो वह संभवतः यून परिवार का पुत्र कैसे हो सकता है। 3 महीने पहले किसी ने भी इस व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना था, और यहाँ तक कि ड्यूक हुआई को भी उसकी पृष्ठभूमि का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। यहाँ तक कि उनकी गहन कलाएं और गहन कौशल भी यून परिवार से पूरी तरह से असंबंधित थे। कहने की जरूरत नहीं, यून परिवार में सभी के हाव भाव देखकर उन्हें नहीं पता था कि वह उनके परिवार से ही कोई है। हालांकि प्रोफाउंड हैंडल यूचे द्वारा जारी किया गया बस सबसे निर्विवाद प्रमाण होना था। यू परिवार का गहरा हैंडल किसी से पीछे नहीं था, और भले ही इसकी बाहरी उपस्थिति को गहन ऊर्जा का उपयोग करके अनुकरण किया जा सकता था, लेकिन रक्त की आभा और गहन हैंडल की शक्ति जो पूरी तरह से यू परिवार से संबंधित थी, कभी भी नकल नहीं की जा सकती, चाहे कुछ भी हो। पूरे हॉल में हंगामा मच गया। यह एक दिन उनके पूरे जीवन में किसी भी दिन की तुलना में सबसे अधिक उतार चढ़ाव वाला लग रहा था। उनकी नसें, जो अतुलनीय रूप से लचीली होनी चाहिए थी, लगातार मिल रहे झटकों के कारण पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी। उन्हें लगा कि अगर यह एक सपना भी होता तो यह उतना अविश्वसनीय नहीं होता, और इसमें आज जितने उतार चढ़ाव नहीं होते। यून वेटियन और यू डुआनशुई, जो यूनचे के पीछे थे, अपना आमतौर पर शांत स्वभाव पूरी तरह से खो चुके थे। उत्तेजना के कारण वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, इस हद तक कि ऐसा लग रहा था कि वे फूट फूट कर रो पड़ेंगे। हालांकि यह बहुत बड़ा आश्चर्य था कि कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए, लेकिन प्रोफाउंड हैंडल दुनिया का सबसे ठोस सबूत था। यून परिवार के बुजुर्गों के रूप में, चाहे कुछ भी हो, वे प्रोफाउंड हैंडल में गलती नहीं कर सकते थे। यूचे के गहन हैंडल का सामना करते हुए वे अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। ये निश्चित रूप से आज यू परिवार के लिए पूरी तरह से जीत का प्रतीक नहीं है। यूचे का यू किंगहोंग का दत्तक पुत्र होना और यूचे का यू परिवार का एक शुद्ध और सच्चा सदस्य होना, दो अवधारणाएं थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की तरह अलग थीं। यून परिवार की वर्तमान पीढ़ी असहनीय गिरावट की स्थिति में थी। उन्हें 12 अभिभावक परिवारों में सबसे निचले स्थान पर रखा गया था, और ताकत में गिरावट और भी तेज थी। लेकिन अब जब यूनचे यून परिवार में था, तब भी भविष्य में फलने फूलने में असमर्थ होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता क्यों होगी। ड्यूक हुआई, आप संभवतः हमारे यू परिवार के गहन हैंडल को नहीं पहचान सकते, ठीक है। यूनचे के होठों का कोना ऊपर उठा हुआ था और उसने सीधे ड्यूक हुआई की ओर देखा और कहा। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति सहज लग रही थी, वास्तव में वह अपना संयम बनाए रखने के लिए बहुत कठिन संघर्ष कर रहे थे। चूंकि वह क्षेत्र के नायकों के सामने अपने स्वयं के गहन हैंडल को प्रकट करने जा रहा था, तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने गहन हैंडल को उसकी चरम स्थिति में प्रकट करना पड़ा। उनके दादा यून कंगहाई के पास सियान प्रोफाउंड हैंडल था और उनके पिता के पास भी सियान प्रोफाउंड हैंडल था। फिर यू केंगहई के पोते और यू किंगहोंग के बेटे के रूप में, जब उसने यू परिवार की आत्मा प्रोफाउंड हैंडल को मार डाला, तो वह दूसरों को उसे शर्मिंदा करने की अनुमति कैसे दे सकता था। उनके प्रोफाउंड हैंडल के लिए उनकी वर्तमान चरम स्थिति सियान थी, और सियान प्रोफाउंड हैंडल तक पहुंचने के लिए उसे पुरगेटरी अवस्था में होना था। इसलिए हर सेकंड के साथ सियान प्रोफाउंड हैंडल को बनाए रखने के लिए उनके शरीर को एक बड़ा बोझ सहना पड़ा। इस प्रकार जब उसने अपना प्रश्न पूछना समाप्त कर लिया, तो उसने हल्के से अपना हाथ हिलाया, और उसका गहरा हैंडल सियान बहने वाली रोशनी की किरण में बदल गया, जो वापस यूनचे की बाह में उड़ गया। ड्यूक हुआई की अभिव्यक्ति को अभी भी शांत माना जा सकता है, हालांकि उसके होंठ स्पष्ट रूप से थोड़े से ही सही कांप रहे थे। यूचे के सवाल का सामना करते हुए वह, जिसके पास आमतौर पर सब कुछ उसकी हथेली में होता था, वास्तव में एक पल के लिए भी कुछ भी बोलने में असमर्थ था। इस 100 वर्ष के शासनकाल समारोह से पहले उन्होंने व्यापक योजना बनाई थी और पर्याप्त तैयारी की थी। वह इस दिन वास्तव में अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार था। समारोह की शुरुआत में यून परिवार पर अपना भाला चलाना पहला कदम था, जिससे सभी विरोधी अभिभावक परिवारों और ड्यूक पैलेस पर भारी प्रभाव पड़ा। ये दूसरा कदम था। उसने शुरू में सोचा था कि वह हर चीज का मार्गदर्शन और नियंत्रण कर रहा है। हालांकि इस क्षण उन्हें अचानक एहसास हुआ कि स्थिति कभी भी उनके नियंत्रण में नहीं थी। स्वयं ड्यूक हुआई सहित हर चीज को उसकी आंखों के सामने इस युवा द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था। उस क्षण से जब उसने छलांग लगाई और चिल्लाया कि वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, अपनी तेज जीप का उपयोग करके उन्हें दांव लगाने के लिए मजबूर करना, सभी के बाद केवल एक आदमी की शक्ति से 6 लोगों को लगातार हरा देना, उसे विश्वास हो गया था कि पश्चिमी विंग को भयानक हार का सामना करना पड़ेगा। और फिर इस क्षण तक, जब उसने अचानक अपना गहरा हैंडल प्रकट किया,
ड्यूक हुआई पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि युद्ध में हुई रैन को हराने के बाद वह खुद चिल्लाएंगे कि उनके पास प्रोफाउंड हैंडल नहीं है और इस तरह उनके पास यू परिवार का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता नहीं है। साथ ही उन्होंने चिल्लाकर यहाँ तक कह दिया था कि अगर वह यू परिवार का बेटा होते तो उन्हें इस दांव से कोई परेशानी नहीं होती। यू परिवार के बेटों के संबंध में प्रोफाउंड हैंडल की शक्ति समर्थन का एक बड़ा रूप थी। हालांकि उन्होंने जो लगातार 6 लड़ाइयां लड़ी, उनमें उन्होंने मूल रूप से इसका उपयोग नहीं किया। इसका कारण स्पष्ट रूप से उसे इन शब्दों को कहने के लिए प्रेरित करना था ताकि उसके पास आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी भी जगह न रहे। ड्यूक हुआई अपने जन्म के बाद से ही घमंडी थे। अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ बंदर की तरह व्यवहार कर रहा है और उसके साथ उसी की तरह खेला जा रहा है, और वह कोई युवा भी था जो महज 22 साल का था। ये पहली बार था जब उन्होंने तथाकथित अफसोस के कारण आंखें हरी हो गईं और अपनी पत्नी और सैनिकों दोनों को खोने का अनुभव किया। युन परिवार को निशाना बनाने के मामले में उन्हें 7 संरक्षक परिवारों और 60 ड्यूक पैलेसों का समर्थन प्राप्त था। वह सबसे पहले एक स्थिर ऊपरी हाथ को पकड़े हुए था। हालांकि विरोधी पक्ष के मनोबल और गौरव पर कदम उठाने की इच्छा के कारण उन्होंने यू परिवार के भाग्य का फैसला करने के लिए दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व का सुझाव दिया। केवल इस तरह के परिणाम के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह यून परिवार को निशाना बनाने के बारे में था या विरोधी पार्टी के मनोबल पर बेरहमी से कदम उठाने के बारे में, उन्हें इन दोनों में सफल होना चाहिए था। हालांकि उनकी योजनाओं के भीतर एक ऐसा परिवर्तन सामने आया था जो उनकी भविष्यवाणियों में पूरी तरह से शामिल नहीं था। यू चे वर्तमान में यू चे का सामना करते हुए जो हल्की मुस्कान दे रहा था, ड्यूक हुआई के दिल में वास्तव में एक ठंडा इरादा जाग उठा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके दिल की धड़कन बढ़ाने वाला पहला व्यक्ति वास्तव में एक युवा था जो महज 22 साल का था। यू परिवार को बाहर निकालने के लिए उसने लंबे समय से साजिश रची थी और तैयारी की थी। फिर भी उसे यूचे के कारण 100 साल के शासनकाल समारोह में निष्पादित पहले चरण में एक भयानक हार का सामना करना पड़ा और उसकी अगली योजना बेरहमी से आगे बढ़ने की थी। विरोधी दल के मनोबल पर कई बार विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्होंने विरोधी दल के उत्थान में सहायता की और इसके बजाय अपने ही पक्ष में प्रतिक्रिया उत्पन्न की। 7 संरक्षक परिवारों में से प्रत्येक को 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स की पेशकश करनी थी, जबकि उसे स्वयं ठीक 10 किलोग्राम की पेशकश करनी थी। यह एक मजाक से एक दुस्वप्न में बदल गया था। ड्यूक हुआई ने अपने दांत पीस लिए और जब उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया तो उसकी छाती सूज गई। अचानक उसने अपना सिर घुमाया, यू किंगहोंग की ओर देखा और तेजी से कहा, यू किंगहोंग, यहाँ क्या हो रहा है? जब उनके ये बोल पड़े तो कई लोग चौंक पड़े। इसके बाद उनके भाव अजीब हो गए। इस स्थिति में उसने युन चे को जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय वह अचानक युन किंगहोंग से क्या चल रहा था पर पूछताछ करने चला गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वर्तमान में ड्यूक हुआई पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था और उसका दिमाग खराब हो गया था। युन किंगहोंग हल्के से मुस्कुराए और इत्मीनान से कहा, जैसा कि आपने स्वयं देखा है, उसने पहले जो प्रदर्शित किया वह मेरे युन परिवार के गहन प्रबंधन की शक्ति है। ड्यूक हुआई, उनके इतने करीब होने के नाते आप इसे पहचान नहीं सकते थे, ठीक है? यह असंभव है। ड्यूक हुआई गुर्राया, ये व्यक्ति मूल रूप से आपके युन परिवार में कभी अस्तित्व में नहीं था। डेमन इंपीरियल सिटी में उनकी पहली उपस्थिति सिर्फ 3 महीने पहले ही हुई थी, तो वह आपके युन परिवार से कैसे हो सकते हैं? युन किंगहोंग ने हल्के से कहा, मैं आपको ये समझाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। नहीं, मुझे आपसे बहस करने की कोई जरूरत है। पहले आपने स्वयं भी कहा है, यू परिवार के किसी सदस्य की पहचान के लिए प्रोफाउंड हैंडल सबसे निर्विवाद प्रमाण है। वह हमारे युन परिवार का सदस्य है या नहीं, इसके बारे में आपको अभी अपने दिल में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन एक बात है जिसे मैं आपको अपवाद के रूप में बता सकता हूँ। युन चे न केवल मेरे युन परिवार का बेटा है, बल्कि वह मेरे युन किंगहोंग का जैविक पुत्र और युन परिवार का भावी कुलपति भी है। जब ये शब्द गिरे तो ऐसा लगा मानो दानव इंपीरियल हॉल में वज्रपात हुआ हो, जो अंततः शांत हो गया था क्योंकि ये तुरंत आवाजों की बढ़ती लहरों के नीचे डूब गया था। यू चे यू परिवार के मुखिया का बेटा है। दिस यू पेट्रियार्क किस प्रकार का व्यक्ति है? उसने ये शब्द लिटिल डेमन महारानी के सामने और क्षेत्र के नायकों के सामने बोले थे, तो ये झूठा कैसे हो सकता है? उस समय हर किसी को यू परिवार से यू जियो की पहचान के संबंध में संदेह था। पैट्रियार्क युन ने इन सभी संदेहों पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने न तो इसे स्वीकार किया और न ही इससे इनकार किया।
लेकिन जब उन्होंने पूरे दर्शकों के सामने कहा कि यूचे उनका जैविक पुत्र है, तो उनकी आंखें चमक उठी और उनकी आवाज बिल्कुल शानदार थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, यह नकली नहीं लगता है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इसे स्वीकार करना वास्तव में कठिन नहीं है। हालांकि यूचे आज पूरी तरह से सुर्खियों में आ गया था। उसने ड्यूक हुआई को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, 7 अभिभावक परिवारों और 60 ड्यूक पैलेस को नाराज कर दिया था। यदि वह महज एक दत्तक पुत्र है, तो वह इस स्तर तक कैसे कायम रह सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह यू परिवार का बेटा है, और इससे भी अधिक यू किंगहोंग का बेटा। यू केंगहई के पोते और यू किंगहोंग के बेटे के अलावा यू परिवार में किसके वंशज में इतनी प्रतिभा, ताकत और निर्भीकता होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि यूचे एक नाजायज बच्चा है? यू किंगहोंग का जन्म बाहर से हुआ है? नहीं नहीं, यून किंगहोंग का चरित्र अतुलनीय रूप से ईमानदार है। खुले तौर पर एक उपपत्नी रखना एक संभावना हो सकती है, लेकिन उसके लिए अन्य महिलाओं को अंधेरे में कलंकित करने जैसे कृत्य करना निश्चित रूप से असंभव है। लगभग 20 साल पहले जब यून किंगहोंग और उनकी पत्नी स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट से लौटे, क्योंकि उनके शरीर गंभीर चोटों से पीड़ित थे, उन्होंने पूरी दुनिया के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को आमंत्रित किया। उन प्रसिद्ध डॉक्टरों की अफवाहों के अनुसार मैडम यू को गर्भवती होने पर जहर दिया गया था। अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा के लिए उसने जबरदस्ती ठंडा जहर अपने 5 अंगों में डाल लिया, जिससे ठंडा जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया और वह ठीक नहीं हो सकी। दूसरे शब्दों में, उस समय मैडम यू ने वास्तव में यू किंगहोंग के लिए एक बच्चे को जन्म दिया था, और यू जियाओ के पास प्रोफाउंड हैंडल न होने की बात भी हर किसी को पता है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि पैट्रियार्क यून तब यून परिवार की दुर्दशा से चिंतित थे, उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे को छुपाया, या शायद उसके लिए एक अविश्वसनीय शिक्षक की तलाश की। जबकि यून जियाओ जो वह वापस लाए थे वह सिर्फ एक आवरण था। उद्धरण चिन्ह, यह अत्यंत संभव है। अनगिनत उद्गारों, चर्चाओं और अनुमानों से हॉल का हर कोना भर गया। जो समूह सबसे अधिक सदमे में था, वह निस्संदेह यून परिवार के लोग थे। तथ्य यह है कि यूचे के पास यू परिवार का वंश था और वह उनके यू परिवार का बेटा था। ये पहले से ही सभी को बहुत खुश होने के लिए पर्याप्त था। लेकिन यदि वह यू किंगहोंग का बेटा होता, तो ये यू परिवार के लिए स्वर्ग द्वारा भेजा गया और भी अधिक खुशी का उपहार होता, क्योंकि इसका मतलब ये था कि यून परिवार के कुलपति की वंशावली विच्छेदित नहीं हुई थी। यू परिवार के कई बुजुर्ग और बड़े बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से गहराई से जानते थे कि यू किंगहोंग का चरित्र किस तरह का है। ऐसे मौके पर ऐसे लहजे का इस्तेमाल करते हुए उसने जो शब्द चिल्लाए, वे नकली कैसे हो सकते हैं? ये परिदृश्य वास्तव में बहुत विचित्र है। सुजियांगना ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होकर एक लंबी आह भरी। यू केंगहाई का पोता, यू किंगहन का बेटा, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवंस ने थोड़ा चौंकते हुए सिर हिलाया। यू परिवार के कुलपति की भूमिका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई थी, और हर पीढ़ी में वह निश्चित रूप से मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन के बीच एक सम्राट होगा, बिना किसी अपवाद के। यान जिजिन ने आह भरते हुए कहा, यून परिवार वास्तव में एक बार फिर प्रमुखता से उभरने जा रहा है। बूढ़ा आदमी म्यू फेया बहुत देर तक वहां शून्य दृष्टि से बैठा रहा, जैसे कि वह अचानक किसी सपने से जाग गया हो। वह होश के साथ उठ खड़ा हुआ और उसकी दाढ़ी उत्तेजना से बेतहाशा कांप रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? वह वही बच्चा है जिसे राव ने खो दिया था स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में। उस समय स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में यू किंगहोंग और म्यू योरू के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, विशेष रूप से बच्चे के संबंध में, किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि म्यू योरू के पिता के रूप में उन्हें इसकी जानकारी कैसे नहीं हो सकती थी? निश्चित रूप से कोई गलती नहीं है, मू यूकिंग ने भी उत्साह से कहा। उसके पास यू परिवार की वंशावली है। जीजाजी ने व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार किया है, और छोटी बहन उसे जिन आंखों से देख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटी बहन के बेटे और हमारे बूढ़े आदमी के पोते के अलावा जिसका बच्चा हो सकता है, ये प्रतिभाशाली। म्यू फियान की कई 100 वर्ष की आयु के साथ वह हमेशा अपने 3 बेटों की बूट चाट वाली बातों को नजरअंदाज करता रहा है। हालांकि इस बार म्यू यूकिंग की चापलूसी ने वास्तव में म्यू फियान को खुश कर दिया था। उसका ऊपरी शरीर आगे की ओर झुक गया और उसके हाथ कांपने लगे। ये सही है, राउर का बच्चा, मेरा पोता। हाँ, हाँ, यह मेरा पोता है, मेरा जैविक पोता। तो ये बच्चा वास्तव में हमारा भतीजा है। यहाँ तक कि म्यू युकोंग भी उत्साह में कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि म्यू युबाई अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक रहा था और उसका सिर उसके क्रॉच की ओर झुकने वाला था।
उसने आंखें बड़ी करके उसे एक तमाचा जड़ दिया। अरे बड़े भाई, हमारी छोटी बहन का बेटा वापस आ गया है। वह हमारा जैविक भतीजा है। आप जानते हैं आपकी इस प्रतिक्रिया का क्या कारण है? हे, म्यू युकिन खिलखिलाकर हंसा। इससे पहले हमारा बड़ा भाई हमारे भतीजे के साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई होने के बारे में चिल्लाता और चिल्लाता रहा है। चुप रहो। म्यू युबाई ने म्यू युकिन के नितंबों पर एक किक मारी। जो कोई भी इस मामले को दोबारा उठाने की हिम्मत करेगा, उसे इस पिता द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।